So hi all, and today with Team Righted we have Rajat who have just cleared SEBI Grade A. So the first question that I am going to shoot for him, and without even congratulating him, that how was your feeling at that point of time, and who was the first person that came to your mind when you saw your name in that holy list, in that holy PDF of result? So sir, we were expecting कि Friday को आएगा result, and we were having some knowledge as well क्योंकि there are multiple individuals in organization, so we were getting an idea कि board meeting भी थी सेबी की, the result will come on Friday, but नहीं आया. So पूरा weekend तो उस anxiety में निकल गया. All of sudden Tuesday को morning जो कभी pattern नहीं रहा सेबी का, morning 10 o'clock result आ गया, and I just got up around 9:30 9:40. मैं उठा था सो के, and I have a habit of checking WhatsApp उठते साथ, तो मैंने देखा तो उसमें देखा रिजल्ट इज आउट. तो वो एक प्रोकेस्टिनेट और एंटिसिपेट करने का मौका नहीं मिला. तो वो तो हुआ नहीं मेरे साथ कि 7 बजे रात को आ रहे थे, दिन भर डर रहे. और मैंने देखा, और पहला था कि मैं उठा, घर में कोई था नहीं, मम्मी थी बस, तो मम्मी को बताया, और फिर सेकंड कॉल लगाया मयंक सर को. सर ये दो लोग थे, मतलब फैमिली में मम्मी, और अगर ऐसे प्रोफेशनल लाइफ में देखूं या ऐसे मेंटोरशिप में देखूं तो फिर मयंक सर. एंड दैट इज द रीजन कि आज के इस इवेंट में मैंने मयंक सर को स्पेशली रिक्वेस्ट किया कि टू स्टे विद अस. सो हेलो मयंक एंड कांग्रेचुलेशंस टू यू रजत. ओवर टू यू मयंक सर. नहीं नहीं, आई एम वेरी हैप्पी टू सी रजत. खामा का टेंशन ले रहा था मैं, रजत को पहले ही कह रहा था बेस्ड ऑन वट एवर हिज परफॉर्मेंस वाज. एंड इट्स नॉट लाइक कि क्या कहते हैं इंटरव्यू परफॉर्मेंस में किस तरीके से रजत गेव. idea was कि with the lot of experience that he had with respect to professional work as well as with the exam experience, उसी basis पे he was also the member of Righted, उसी basis पे we picked it up. But then Rajat's proficiency with respect to both these things, मैं इसको कह रहा था, मैं कहा हो जाएगा, क्यों टेंशन ले रहा है, बार बार टेंशन में बैठा हुआ है. मेरे को बार बार कह रहा था, मैंने कहा अब ठीक है, अब टेंशन में रहना है ज़बरदस्ती तो रहो, ठीक है. बट जब आई वॉज देयर इन द क्लास, मैं उस समय क्लास में था, तो रजत का फ़ोन आया और मेरे को लग ही गया था, इंट्यूशन आ गया था कि उस समय तो मैं क्लास में तो उठा नहीं पाया, तो बट मेरे को इंट्यूशन आ गया था, मैंने कहा इसका हो गया. तो मैंने इसको तुरंत फ़ोन लगाया, क्लास को रोका, मैंने पॉज किया, मैंने इसको फ़ोन लगाया और मेरे को पता था सर हो गया. तो आई एम वेरी हैप्पी रजत, एंड वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशन, यू टोटली डिजर्व इट. एंड इसी एक्सपीरियंस, मतलब नॉट ओनली विद रिस्पेक्ट टू दिस ईयर, आई जस्ट वांट कि इस सेशन के थ्रू आउट जो आपका एग्ज़ाम एक्सपीरियंस रहा है ना, ऑल द थिंग्स दैट यू हैव लर्नड इन दिस होल एग्ज़ाम एक्सपीरियंस अक्रॉस मल्टीपल ईयर्स दैट यू हैव गिवन, आप स्टूडेंट्स को वो सब बातें बताओ जो वो पिटफॉल्स में ना फंसे. ठीक है, अगर कोई शुरुआती वाला बंदा है, उसको अगर बहुत सारी चीज़ें पहले से ही पता लग जाए तो उसके साल ज़्यादा ख़राब ना हो. दैट विल बी आर इंटेंट विद रिस्पेक्ट टू, ऑब्वियसली बेसिक चीज़ें तो हम लोग डिस्कस करेंगे, बट किस तरीके से हम स्टूडेंट्स के साल बचा सकें, ठीक है, उनके सिलेक्शन का प्रोसेस स्पीड अप कर सकें, और यही इस पूरे सेशन का द बिगेस्ट इंटेंट रहेगा. ओवर टू यू. सो सर, स्टार्टिंग विद की सर पिटफॉल्स की बात कर रहे थे आप. सो सर, पिटफॉल्स इज समथिंग सर व्हेन आई स्टार्टेड बाय द एज ऑफ 26, क्योंकि सर मैं पहले डिफेंस में था. So I was continue with the regulatory body. I was working in edtech sector. So then I decided कि मेरा इंटरेस्ट है, यहाँ कंटिन्यू करते हैं. सर जो पहला इशू बच्चों में आता है सर, रेगुलेटरी बॉडी में मिथ बहुत ज्यादा है कि स्पेशली विद द सेबी अगर मैं बात करूँ ना सर, क्योंकि आई एम इंजीनियर प्रिपेयर्ड फॉर डिफेंस एग्जामिनेशन, देन आई वाज इन एडटेक सेक्टर. अब कंप्लीटली कॉमर्स बैकग्राउंड आता है, न्यू सब्जेक्ट्स आते हैं, सेबी हो गया, पीएफआरडी हो गया, आईएफएससी हो गया, क्योंकि इनकी हायरिंग अब समय में आगे बढ़ती चली जाएगी, ग्रो करेंगे ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि सर आरबीआई नाबार्ड तो लेगेसी इंस्टीट्यूट है, वो तो करेंगे ही हायरिंग. अभी जो फ्यूचर आएगा वो सेबी का आएगा. सेबी ने नए नए ऑफिसेस खोलने हैं आने वाले समय में, उन्होंने लिस्ट किया हुआ है 9-12 ऑफिसेस आ रहे. आईएफएससी ने अभी रिसेंटली अपना अप्रूवल ले लिया है कि वो बैच एक्सटेंड करेंगे. पीएफआरडीए नया ऑफिस में, यूपीएस आ गया है पीएफआरडीए के पास, मुंबई में नया वो ब्रांच ओपन कर रहे हैं. तो जो मेन चीज होती है रेगुलेटरी बॉडी में, मिथ बहुत ज्यादा है कि नाबार्ड में एग्रीकल्चर वाला बंदा जाएगा, बोर्ड एग्रीकल्चर चूज कर रहा है. आरबीआई में अगर इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड नहीं है तो आपका मुश्किल है. सीए अगर सीए सीएफए सीएमए नहीं हो तो फिर आपका से भी मुश्किल है. और मजे की बात सर, सारी ऑर्गेनाइजेशन बीटेक बी वालों को ले रहे हैं, मतलब बैचलर्स को ले रहे हैं. लोगों को मिथ दिमाग से नहीं निकल रहा है कि अगर नाबार्ड को चाहिए होता तो वो एग्रीकल्चर, फिर वो एएफओ क्यों ले रहा है आईबीपीएस. वो नाबार्ड में डालता है कि सिर्फ एग्रीकल्चर वाले आओ.
सेबी डालता है कि भैया मुझे बीटेक बी नहीं चाहिए, सिर्फ कॉमर्स वाले आओ। आरबीआई डाल देता है सिर्फ इकोनॉमिक्स वाले आओ। और आरबीआई तो ये है कि वो तो मतलब चलो ठीक है, सेबी नॉर्मल ग्रेजुएट्स को नहीं लेता, प्रोफेशनल कोर्सेज को लेता है, लेकिन आरबीआई तो वैसा भी नहीं है। तो सर एक मेन ये होता है कि जो पिटफॉल्स है, मिथ बहुत ज्यादा है रेगुलेटरी बॉडी में। ऑल दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं पहले से, कंटिन्यू कर रहे हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी एक तो सर बच्चों में अवेयरनेस नहीं है अभी भी रेगुलेटरी बॉडी एग्जामिनेशंस को लेके, और दूसरी बात ये कि मिथ बहुत ज्यादा है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बोर्ड ऐसा कर देगा बोर्ड वैसा कर देगा, रियलिटी ऐसा कुछ नहीं। और सर तीसरी चीज ये कि अनसर्टेनिटी होती है यहाँ पे आपको, जैसे कि सर यूपीएससी कैलेंडर फिक्स है, आईबीपीएस का कैलेंडर फिक्स है, सबको पता है कब आना है। रेगुलेटरी बॉडी में ऐसा नहीं होता। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है कि आपको बहुत ज्यादा टाइम डिवोट नहीं करना है कि 9-9 घंटे आप एक साल पूरा यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तब आप दे रहे हो। इसमें ऐसा ही आपको कंटिन्यूसली करना है, क्योंकि सब्जेक्ट भी लिमिटेड ही है देखा जाए एज कम्पेयर टू यूपीएससी और अदर, जैसे कंपैरिजन करते हैं या जिन्होंने इनको प्लान भी रखा हुआ है इस एग्जाम्स का। लेकिन बात ये सर कि अगर आप लिमिटेड टाइम लिमिटेड आवर्स भी देते हैं, 3 to 4 आप प्रोडक्टिवली दे पा रहे हैं और कंटिन्यू कर पा रहे हैं, और इन अनसर्टेनिटी से डरना नहीं है सर, क्योंकि 2025 में सारे बोल रहे थे पेपर नहीं आएगा, कोई रेगुलेटरी बॉडी की ग्रेड भी डिसकंटिन्यू हो जाएगा, बहुत सारे रूमर्स। ग्रेड भी आया 2024 से ज्यादा वैकेंसी के साथ आया, नाबार्ड भी आ गया, पीएफआरडीए भी आ गया, सेबी भी आ गया, आईएफएससीए भी आ गया। ऐसा कोई रेगुलेटरी बॉडी बचा नहीं ईडा या एक दो को छोड़ के, क्योंकि वो तो सर उसको कुछ टेक्निकल इशू था अपना बोर्ड मेंबर्स का, सारी आ गए। तो ये ऐसा है कि बच्चे क्या होता है ना सर कि मेजरली मैंने देखा रेगुलेटरी बॉडी में जब नोटिफिकेशन आया तब पढ़ने जा रहे, नहीं होगा। 100 बात एक बात सर नहीं होगा, कंपटीशन ज्यादा है। यहाँ पे ऐसे बच्चे हैं जो भले आप 3-3 घंटा दे रहे हो, 4-4 घंटा दे रहे हो, लेकिन 6 महीने से लगे हुए मोमेंटम में हो। सेबी के पहले मैंने पीएफआरडीए का मेंस लिखा था, आईएफएससी का मेंस लिखा था, नाबार्ड का मेंस मैंने छोड़ा था, इसलिए छोड़ा था क्योंकि मुझे सेबी के मेंस पे कॉन्फिडेंस था, क्योंकि मैं एक फ्लो में बना हुआ था। तो यही होता है सर सिलेक्शन का क्राइटेरिया, कि पिटफॉल्स यहाँ पे यही है, जो अनसर्टिनिटी है, नोटिफिकेशन का वेट करना नहीं। नोटिफिकेशन का वेट करने जाओगे तो फिर रिजल्ट में रोते बैठोगे, एक तो पहली बात। दूसरी बात कि रूमर्स का पार्ट नहीं बनना। 2025 में आधा रूमर्स ये बनाया लोगों ने कि ग्रेड भी नहीं आ रहा, आ गया वैकेंसी के साथ। इस साल लोगों ने रूमर बनाया कि सितंबर में आ गया, जुलाई में आ गया ग्रेड में, और फिर लोग बैठे हुए थे। सबको लगा था सेबी 2026 में आएगा, 24 के बाद फिर 25 में आ गया सेबी। तो कंटिन्यू पढ़ते रहो। जैसे कि अभी रूमर्स चल रही कि पीएफआरडीए आएगा नहीं आएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, लेकिन जो बच्चा डेडिकेटली विदाउट वेटिंग फॉर द नोटिफिकेशन लगा हुआ है कोर्सेज में, अपने एक मोमेंटम सेट हुआ है बच्चे का। क्योंकि सर अगर मैं दिखाऊंगा आपको अपने कोर्स सब्सक्रिप्शन, तो उसमें ऐसा है कि मैं एक छोड़ता था, मुझे पता था कि सेबी के बाद आईएफएससी आने के चांसेस है, पीएफआरडीए के बाद, तो मैं उसमें स्विच कर जाता था। मुझे पता है कि आरबीआई आएगा, थोड़ा लेट करेगा लेकिन आएगा, और मैं एज क्राइटेरिया में हूँ, बाकी चीजें मैं फुलफिल करता हूँ। तो प्रिपेयर करो उस चीज को। डिले करने बैठे हुए कि नोटिफिकेशन आ जाए, रूमर्स में फंसे हुए हो, बहुत सारे वीडियोस देख रहे हो कि कब आ सकता है नहीं आ सकता है नोटिफिकेशन के पहले, कि नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप वहीं रह जाओगे। तो ये है सर कुछ चीजें, मतलब एक तो मिथ्स है, एक तो अनसर्टेनिटी जो है, और एक कंटिन्यूएशन नहीं है बच्चों का कि वो वेट करते नोटिफिकेशन का, खासकर रेगुलेटरी में। क्योंकि सर बैंकिंग में तो चलो ठीक है, एसबीआई सबको पता है कब कब आएगा, आईबीपीएस का कैलेंडर है, यूपीएससी का कैलेंडर है, एसएससी का कैलेंडर है, रेगुलेटरी बॉडी का नहीं है। तो सर ये एक ऐसा है कि बहुत अच्छा है अपॉर्चुनिटी, लेकिन डेडिकेटली आपको ऐसा नहीं कि 8 घंटा डेली देना है। मोस्टली सर वर्किंग है, सिंस 2020 आई एम अ फुल टाइम वर्किंग एम्प्लॉय। कभी मुझे ऐसा नहीं लगा, इनिशियल छोड़ दो, जब आप बेस डेवलप कर रहे होते हो, इनिशियल टाइम छोड़ दो 1-2 महीना, तो कभी ऐसा नहीं लगा कि यार काम करते हुए तो होना मुश्किल है, हो जाता है। बस वही है कि 3-4 घंटा डेडिकेटली, अच्छा नहीं लग रहा है फिर भी पढ़ना है, रोना आ रहा है फिर भी पढ़ना है, अच्छा लग रहा है तो पढ़ो, 3-4 घंटा ही देना है सर, ऐसा कुछ है नहीं। और मिथ से बच के रहना है, मिथ बहुत ज्यादा है, फियर ऑफ मिसिंग आउट जो है वो क्रिएट करते हैं, मतलब ऐसा वो नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत से वीडियोस मिल जाएंगे जो फियर क्रिएट करेंगे आपके अंदर। यूट्यूब पे तो फोमो वाली चीजें बहुत चलती है। एनीवेज रजत, एक और चीज, जैसे आपने मिथ की बात की, तो कांग्रेचुलेशंस टू यू अगेन कि आपने ये वाला मिथ ब्रेक किया सेबी क्रैक करके। हाँ सर। तो नाउ द क्वेश्चन इज कि ये जो कोर सब्जेक्ट्स थे कैसे हैंडल किया आपने, बिकॉज ये एक सवाल रहता है जो उस पर्टिकुलर बैकग्राउंड से नहीं है। लाइक जैसे आपने बता रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि सीए ऐसे बहुत से हैं जिनका नहीं हुआ, फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं आया। सो ऑफ कोर्स उनका जो कवरेज था, उनका जो होल्ड रहा होगा सब्जेक्ट पे, कहीं आपसे बेटर रहा होगा, ये भी हो सकता है। तो कैसे हैंडल किया आपने इस चीज़ को, या फिर ये जो दिमाग में थॉट आता भी होगा कभी ना कभी, सो हाउ डिड यू हैंडल इट? यस
तो सर बेसिकली सर एक तो ये होता है कि अगर किसी बच्चे को बहुत डाउट आ रहा है इस चीज को लेके, तो सेबी के वेबसाइट पे जाए, वहां पे उनके एचआर डिपार्टमेंट का कितने एम्प्लॉयज है, कौन से सेक्टर से है, वो सब दिया हुआ है सेबी ने। हम्म, वहां पे जाओगे 53% इंजीनियर है, अच्छा। और उसमें 34% सीए है और बाकी अदर बैकग्राउंड से। तो हम्म, ये मिथ जो है ये फैलाया जा रहा है, कौन फैला रहा है पता नहीं, और बच्चे इसको बाय कर रहे हैं मिथ, और कुछ नहीं है। अगर आप जाओगे आरबीआई से भी आप आरटीआई में मांग लो, हाँ, देख के समझ में आता है कि नॉन इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बच्चे आराम से लेके जा रहे हैं, इंजीनियर्स लेके जा रहे हैं, वो यूपीएससी हो गया या कोई भी बैकग्राउंड हो गया, कॉमर्स भी हो गया। अब कॉमर्स में सर ऐसा था कि हाँ मेरा बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन आई हैव बीन एसोसिएटेड विद दीज सब्जेक्ट्स, मुझे पता था क्या होते हैं, बट मैंने कभी ऐसा थोरोली पढ़ा नहीं था कि क्रैक करना है उस एग्जाम को। 2025 में जब पीएफआरडी आया था फर्स्ट टाइम, तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल यहीं पे बात आती है कि एक मेंटोरशिप की इंपॉर्टेंस समझ में आती है। अब मैं एक बीटेक ग्रेजुएट हूँ, मैंने कभी प्रिपेयर नहीं किया कॉमर्स बैकग्राउंड के पेपर्स। मैंने आरबीआई का इंटरव्यू दिया, नाबार्ड का मेंस लिखा है, लेकिन सेबी पीएफआरडी थोड़ा सा स्केल अपार्ट है क्योंकि सब्जेक्ट्स डिफरेंट है। अब यहाँ पे सर डिस्क्रिप्टिव का भी, जैसे कि आरबीआई और नाबार्ड में फेज 2 में डिस्क्रिप्टिव आते हैं, इसमें इंग्लिश है लेकिन सारे एमसीक्यूज है बाकी पार्ट। सर यहाँ पे मेंटोरशिप की बात आती है कि बीइंग अ नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट, आपको पढ़ने के लिए देयर इज अ प्लिथोरा ऑफ कंटेंट जो है इंटरनेट पे अवेलेबल, उसमें जाओगे तो डूब के खत्म हो जाओगे। यहाँ पे मेंटोरशिप के इंपॉर्टेंस समझ में आते हैं कि ये 6 सब्जेक्ट्स में सबसे ज्यादा किस तरीके से डिवोट करना है टाइमलाइन को, क्योंकि सर मेजरली आई फील लाइक कि 4 से 5 महीने ही मिलते हैं एक बच्चे को अगर टारगेट करना है कोई एग्जाम। आपको हिंट मिला कि नोटिफिकेशन आने वाला है, अब आपने प्रिपेयर करना स्टार्ट किया, अब सबको पता है कि सेबी 2027 में आएगा ही आएगा, फॉर श्योर बात है, ये आने वाली है। तो अब जब आपने डिसाइड कर लिया है तो सर इसमें मेंटोरशिप का रोल यहां से स्टार्ट होता है। एक तो सर सही मेंटोरशिप चुनना, मेंटोरशिप बोलना अलग बात है, सही में मेंटोरशिप कर पाना। ये जो मेरा फेज निकला है इस बार सेबी का, खासकर फेज 2 के बाद सर इंटरव्यू तक, क्योंकि काफी दिन थे, 27 मार्च को रिजल्ट आया था और मेरा इंटरव्यू हुआ 3 जून को, तो वो पूरा 1.5 महीने का गैप था। उसके बीच में मयंक सर के कांटेक्ट में मैं था, मैं सर ने 3 बार डेमो इंटरव्यू लिया, मेरा मॉक इंटरव्यू। तो वहां से मुझे इंपॉर्टेंस समझ में आया कि एक मेंटोरशिप सच में क्या होती है। मैंने आपको बता दिया ये सिर्फ 6 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हो, लेकिन कहां कहां से क्वेश्चंस बनते हैं आपको वहां पे सर सीए, तो अगर सिर्फ सीए चाहिए होते तो वो नोटिफिकेशन में मेंशन किया होता। अगर उन्होंने बीटेक बी ग्रेजुएट्स वहां पे लिखा है तो किसी रीजन से लिखा है। आपको समझ में आना चाहिए, अगर आपने सही कोर्स ज्वाइन किया है, सही प्लेटफॉर्म या सही मेंटोरशिप में हो, स्कूल्स की बात भी नहीं है सर, अगर सही मेंटोरशिप के अंडर में हो तो वो आपको बता देगा कि क्या पढ़ना है, कंपनीज एक्ट में क्या चीजें पढ़नी है। कंपनीज एक्ट में सर रटने को बहुत सी चीजें, और इट्स कंप्लीटली स्टैटिक इन नेचर। वहां पे कुछ करंट अफेयर्स का है ही नहीं कि कुछ लॉजिक लगा लो कुछ कर लोगे। बहुत सारे आपको वहां पे पेनल्टीज याद करने हैं, सेक्शंस याद करने हैं, वो चीजें। कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी में अगेन सर कॉमर्स के बच्चे डरते हैं अकाउंटेंसी से, स्ट्रगल कर रहे होते हैं, लेकिन फिर वही बात है सर कि वहां पे आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए, कितना पढ़ना है आपको, या जिस पार्ट से बच्चे डरते हैं ना सर वो आता ही नहीं है मेन पेपर में, रियलिटी तो ये है। अब फाइनेंस में आते हैं सर, फाइनेंस में बच्चे यहाँ वहां लगे रहते हैं। फाइनेंस में भी जो पार्ट आता है, रेशियो एनालिसिस के ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं बेसिक से, और इस बार तो फाइनेंस जैसे कि आरबीआई का भी बहुत इंपॉर्टेंस है इस बार फाइनेंस में, आरबीआई के सर्कुलर्स पे आया हुआ है, सेबी के सर्कुलर्स पे आया हुआ है। तो वो सर ये जो चीज है, क्योंकि फाइनेंस में अगर बोले अच्छा कॉमर्स का पेपर है, कॉमर्स बैकग्राउंड वाले बच्चों के फाइनेंस में क्या ही पूछ देते होंगे, ऐसा कुछ खतरनाक पूछ देते होंगे, ऐसा कुछ नहीं है सर। आरबीआई से भी इजी फाइनेंस का पार्ट आ जाता है सेबी के उसमें। फिर बात करते हैं सर कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, कंपनीज एक्ट, फिर एक आता है कॉस्टिंग। कॉस्टिंग डिफिकल्ट है, लेकिन सर अगेन कॉस्टिंग आपको सीएमए लेवल तक नहीं पढ़ना है, सीएमए सीएफए लेवल का कॉस्टिंग पढ़ रहे हो, उसमें भी बेसिक फंडामेंटल आपको नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कर लो। अभी कोई आपको कॉस्ट शीट दे के और ऐसे लंबी लंबी चीजें कोई नहीं पूछ रहा है, 2-2 लाइन में क्वेश्चंस आते हैं। तो सर यहाँ पे ये कि नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड मेरा भी था, लेकिन यहाँ पे मेंटोरशिप ने मेरी बहुत हेल्प की कि मेरे पास कंटेंट है भी, अगर मुझे बता दिया सामने वाले ने कि ये पढ़ना है, लेकिन सर वो मेंटोरशिप का फायदा ये है कि वो मोमेंटम कंटिन्यू रहता है, आपको समझ में आता है कि हाँ यार भले कॉमर्स वालों के साथ कंपटीशन है सर, क्योंकि मेरे साथ जस्ट अ गाय हु हैज द इंटरव्यू बिफोर मी, ही वाज, इवन आई वाज इन ऑ कि ही वाज अ सीए, सीएमए, सीएफए, फिर एलएलबी, एंड देन ही वाज अ पीएचडी कैंडिडेट। तो उस लेवल, उस कैलिबर के बंदे बैठे थे सर। बंदे का सिलेक्शन हुआ, लेकिन मेरा भी हुआ, मेरा तो कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं था कॉमर्स बैकग्राउंड से। लेकिन मयंक सर से मैं बात कर रहा था कि जब ये इंटरव्यू स्टार्ट हो गए थे, तो मैंने बोला सर मैं नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड का हूँ,
और सर सारे कॉमर्स वाले हैं, और सर बाकी जिनका इंटरव्यू लंबा जा रहा है सर वो एनआईटी आईआईटी से, और मैंने बीटेक किया है सर टीयर 2 टीयर 3 कॉलेज से किया हुआ है। तो सर ने बोला कि एक वो मिथ था सर, ये बहुत बड़ा मिथ है, क्योंकि अगर ये आपके दिमाग में गलत टाइम पे एंटर हो गया तो इट इज गोइंग टू रूइन योर एंटायर इंटरव्यू, और इंटरव्यू में गलत गए मतलब खासकर से जिस तरीके के पेपर आ रहे हैं अभी, इंटरव्यू पे बहुत डिपेंडेंसी है। सारे बच्चों का जो स्कोर है पेपर 2 में आगे पीछे होता है, 2 2 3 3 नंबर का गैप है। तो अगर इस टाइप का मिथ दिमाग में घुस गया कि कॉमर्स बैकग्राउंड वाला बच्चा, आईआईटी वाला बच्चा, एनआईटी वाला बच्चा, तो बहुत मुश्किल है सर। और जिससे मेरा इंटरव्यू गया सर 10 10 मिनट में, वो सीएमए जो बंदा मैंने बताया 10 मिनट में खत्म हुआ, मेरा इंटरव्यू, माय इंटरव्यू वेंट फॉर अराउंड 21 मिनट्स। तो यहाँ से ये चीज समझ में आ जाती है मुझे सर कि ये नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड वाला मिथ ही है। और ये ऐसा है कि मैं सिर्फ, ऐसा भी नहीं है कि मेरा कोई पर्सनल इसमें बेनिफिट है कि मैं बेच रहा हूँ कोई चीज, ये तो मैंने एक्सपीरियंस किया और सिलेक्शन लेके हो गया, सिलेक्शन हुआ है, तो वो मैं बता सकता हूँ कि हाँ आई एम द वन हु हैव एक्सपीरियंस दिस थिंग, कि हाँ ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है, रियलिटी है। नॉन कॉमर्स के बाद भी अगर हो और सही मेंटोरशिप के अंदर हो, हाँ लेकिन एक बात है सर, नॉन कॉमर्स वाले को मेंटोरशिप लेनी पड़ती है, क्योंकि 6 सब्जेक्ट्स हैं, कंप्लीटली डिफरेंट है। एक नॉन कॉमर्स का बच्चा कभी पढ़ा नहीं होता, और मेंटोरशिप से ये समझ में आता है कि 6 महीने में कैसे प्रिपेयर करना है कि वहां पे अच्छा परफॉर्म कर सको, वरना 1 2 सब्जेक्ट्स में ही लगे रह जाओगे और टाइम निकल जाएगा। Mine, sir. तो इसमें जैसे No नाउ जस्ट लेट्स गो फेज वाइज। तो फेज 1 आई नो अब तो एब्सोल्यूट हो गया है फेज 1, और बहुत टाइम से एब्सोल्यूटेड है। 30% आपका क्यूआरई का रहता है, 40% आपका दूसरा पेपर 2 का, और ओवरऑल 40%, यही है, दैट्स हाँ द सर। होल थिंग। तो पहले तो ये बताओ, व्हाट डू यू थिंक, मतलब ये हैज़ इट बिकम ईजियर फॉर स्टूडेंट्स टू क्लियर फेज 1, या फिर अभी भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पर यू नो लैक ऑफ कंप्लेसेंसी के चक्कर में फिर वो मतलब बच्चे कंप्लेसेंट हो जाते हैं, तो फिर फंस जाते हैं उसमें। तो आपको लगता है ऐसा कि कुछ मामला फंस सकता है, या फिर इज इट ईजियर, और व्हाट वाज योर अप्रोच विद रिस्पेक्ट टू फेज 1? ये 2 3 चीज़ें आप एड्रेस कर दो उसमें। सो द थिंग इज फेज 1 के लिए सर इट इज क्वाइट इजियर। रियलिटी तो यही है, आपको कट ऑफ पता है कि लाना इतना नंबर है, 1 नंबर भी ज्यादा लाओगे तो हो जाएगा, टेंशन नहीं है उसमें। लेकिन सर द रियलिटी इज कि वही बात है सर जो अभी तक जितनी बात हुई है, माइंडसेट, नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड का मिथ हो गया, ये चीजें हो गई। 55,000 बच्चों ने इस साल भी अप्लाई किया था, 5,000 बच्चों का लेके होता है फेस 1, पता होने के बाद भी कि यही होना है। सबको पता कट ऑफ इतनी ही है, वहां तो सर कोई इंटरव्यू है भी नहीं, कोई पूछ भी नहीं रहा है कि आप कॉमर्स हो, नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड हो, क्या हो, फिर क्यों नहीं फेस 1 क्लियर हो रहा। तो सर ये जो है, ये जो माइंडसेट है, ये अलग है। फेज 1 क्लियर करना बहुत इजी है। और आपने बेसिक अगर जैसे सर मैंने फेज 1 के रियलिटी में पढ़ा भी नहीं था, जो आईएफएससी और पीएफआरडीए का जो बैकग्राउंड था वही लेके निकला था मैं। और उसमें कॉमर्स वाले बच्चों के आउट ऑफ 100, क्योंकि सर पेपर 1 और पेपर 2 का पैटर्न चेंज हो गया है, पीएफआरडीए में और आईएफएससी में सेम है, 50-50 क्वेश्चन है पेपर 2 में, दोनों में। लेकिन अब सेबी ने क्या किया, पेपर 1 में 50 पूछता है, पेपर 2 में 100 क्वेश्चन कर दिए हम लोगों ने। लेकिन सर मेरे आए 65, और इसमें कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चों के थे 85 के आसपास, 80-85 के आसपास। बट मेरा माइंडसेट इतना क्लियर था इस बार कि भैया फोड़ना है तो फेज 2 में फोड़ना है, वहां पे आएगा मजा कि हाँ कैसे डिफरेंस क्रिएट होता है। और रियलिटी में सर इस बार जब आए, इस बार तो पेपर काफी ऐसा सर पेपर आ चुका है अब कि सीए जो थे बच्चे उन्होंने भी स्ट्रगल किया पेपर में, इंजीनियर्स ने भी स्ट्रगल किया, नॉन इंजीनियर्स ने भी स्ट्रगल किया, सबने स्ट्रगल किया, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट सर, इट्स ऑल अबाउट द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द थिंग्स दैट वी लर्न। कि कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी में वो नॉर्मल नहीं पूछ रहे कि न्यूमेरिकल बना दिया, मतलब सर अब ये पैटर्न कितना कंटिन्यू होता है वो देखना है। लेकिन अभी ये पैटर्न मैं देख रहा हूँ, फेज 1 में भी पता आइडिया आ गया था लोगों को, किस तरीके का फेज 1 आया सेबी का कि ये होगा। पीएफआरडीए के भी मेंस में उन्होंने थोड़ा बहुत हिंट दिया था कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, एप्लीकेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे सीए भी बहुत स्ट्रगल किए हैं सर, सीए हैव आल्सो स्ट्रगल अ लॉट, क्योंकि एप्लीकेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऐसा नॉर्मल नहीं कि एक नॉर्मल दे दिया कि हाँ सीए जो पढ़ा होगा उसकी लाइफ उसको पता होगा वो कर लेगा, नहीं। अगर नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से भी हो और अगर आपको सब्जेक्ट्स की नॉलेज है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि चीजें क्यों होती है, तब भी आप अच्छा कर जाओ। ठीक है, अब जैसे इसमें रजत, जैसे सिंस यू हैव बीन एक्सपीरियंसिंग दिस एग्ज़ाम फॉर अ लॉट ऑफ इयर्स, है ना, तुमको पता है कि इस एग्ज़ाम में फेज 2 में पेपर पहले आसान आया करता था, दैट यूज्ड टू शूट अप द कट ऑफ, और फिर समटाइम्स इट बिकम्स डिफिकल्ट, समटाइम्स इट ब्रिंग्स न्यूमेरिकल्स, है ना। तो
as an aspirant, what should be their mindset? Because the examiner can do anything, है ना? And we've also seen that in Reserve Bank of India's exam, current affairs paper. ठीक है, तो वो थोड़ा बहुत आपको ऑफ थ्रो तो करेगा ही करेगा. और तो हाउ व्हाट शुड बी अ स्टूडेंट्स माइंडसेट? मतलब आपका क्या माइंडसेट था? आपका तो चलो यू हैड एक्सपीरियंस, तो उस एक्सपीरियंस की बेसिस पे आपने कुछ तो सोच के चले होगे कि कैसा भी आए पेपर, आई विल बी एबल टू मैनेज माय सेल्फ. तो सर बेसिकली एक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज लेके चल रहा है, क्योंकि एक माइंडसेट रहा है सेबी, पीएफ, ये जो कॉमर्स बैकग्राउंड के पेपर है, स्टूडेंट ट्राई टू रिलाई ऑन चीट शीट्स कि चीट शीट्स पढ़ रहे, 20-25 पेज का नोट्स पढ़ा और सेबी फोड़ लिया. अब नहीं है, अब ऐसा मुश्किल है. और ऐसा नहीं सर मुश्किल है तो पेपर बहुत ही न्यूमेरिकल बेस्ड या कुछ अलग सा पेपर आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है. इट जस्ट कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के ऊपर काम करना पड़ेगा. आपको चीजें समझ में आनी चाहिए फंडामेंटली कि हाँ, अगर ये 3 टाइप के रियल अकाउंट और ये अकाउंट ऐसे बात ही होती क्यों है, इनका फंडामेंटल नेचर क्या है. अब जैसे कि सर इस बार पेपर 1 का एक क्वेश्चन है, पेपर 2 फेज 1 का, कि बैलेंस ऑफ पेमेंट और बीओपी इज अ पार्ट ऑफ आरबीआई. जो आरबीआई को पढ़ता होगा वो भी जानता होगा, लेकिन अगर फॉरेन एक्सचेंज प्लस में जाता है तो वो क्रेडिट होगा कि डेबिट होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट में. अब अगर कोई कॉमर्स और अकाउंटेंसी वाला बच्चा तो वो सोचेगा यार क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बैलेंस ऑफ पेमेंट में ठीक उल्टा होता है कि जो क्रेडिट हो रहा है वो आ ही रहा है, जो डेबिट हो रहा है वो जा रहा है. तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है सर, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है. ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कुछ डिफिकल्ट हुआ है तो कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड या कुछ बहुत ही कोर डिफिकल्टी में आया है. बेसिक अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्रिहेंसिव अगर कवरेज लेके चलोगे, न्यूमेरिकल भी कर लिया, थोड़ा अच्छा न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस है, और न्यूमेरिकल में भी सर बहुत इजी आता है. लिक्विडिटी रेशियो 3-4 डेटा देगा, वो पूछ लेगा. इस बार भी लोगों ने बहुत ज्यादा कियोस क्रिएट किया कि न्यूमेरिकल टफ न्यूमेरिकल पूछ लिया. सर कोई टफ न्यूमेरिकल नहीं था इस साल भी. इट जस्ट कि उस तरीके का कवरेज नहीं था. 2024 में पेपर वाज इजी एंड डायरेक्ट. वो एक माइंडसेट लेके चल रहे थे बच्चे, और यही मुझे ऐसा लगता है कि बेचा भी जा रहा था. लेकिन मेंटरशिप का मतलब ये होता है सर कि कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज लेके चलो. एंटिसिपेशन इज द वन दैट यू गेट फ्रॉम मेंटरशिप, कि ये भी हो सकता है, ये हो गया तो रेडी रहना. एक जो बच्चा कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करके चलेगा वो कर लेगा. और सर मैंने 2024 का अटेम्प्ट, दिस वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट फॉर सेबी. अगर मैं लेके चलता माइंडसेट पिछले साल का कि यार ये तो पेपर आएगा मैं कर लूंगा, तो सर मेरा मुश्किल था निकलना. बट आई जस्ट हैड द वन थिंग कि कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करके चलना है. कोई भी कहीं से इजी पेपर आया तो मेरा ही फायदा है, अगर डिफिकल्ट आता है तो फिर सबके लिए ही डिफिकल्ट होगा. तो एक वो है कि अगर पैटर्न में चेंज है तो ऑफ थ्रो सारे के सारे ऑफ थ्रो हो जाएंगे. एक दो तो सर वो एक्सेप्शनल होते हैं, उनकी बात छोड़ दो, लेकिन ऑफ थ्रो सबके लिए होगा. लेकिन अगर मेरा कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होगा तो मैं अबव एवरेज परफॉर्म कर लूंगा, और उतना सफिशिएंट होता है क्लियर करने के लिए. ठीक है. अब जैसे एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल द एग्जाम्स. मतलब ये ऐसे नहीं है कि मतलब दिस इज फॉर जस्ट दिस एग्जाम. मतलब इवन इन सिविल्स, यू नो, व्हेन आई टॉक टू द स्टूडेंट्स प्रीलिम्स की, जब मैं उनसे बात करता हूँ, मैं कहता हूँ कि अगर आप जो स्टैंडर्ड सिलेबस है वो स्टैटिक सिलेबस पूरा नहीं करके जा रहे हो तो आप अपनी एक्सपेक्टेशन ना रखें. आप सोच के जाएं कि मिडीवल छोड़ के चला जाऊंगा और एग्ज़ाम में नहीं आएगा, वो उसी साल में तुमको मिडीवल के 10 क्वेश्चन देगा. तो यू शुड यू नो नेवर सिलेबस कवरेज जो है, हाँ बिल्कुल, कोई भी उसमें लूप आपको छोड़ना ही नहीं है, बिल्कुल भी कोई लीक नहीं छोड़ना. तो दीज थिंग्स आर लीक छूटा तो फिर प्रॉब्लम. बट रजत, इसमें जैसे ये है कि व्हेन यू ट्राइंग टू कॉम्प्रिहेंसिवली कवर, अब हम लोग जैसे बार बार एग्जाम्स देते हैं तो वी टेंड टू रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स. बट फॉर अ न्यू कमर, अगर उसको जैसे कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करना है, और फिर बात आती है रिवीजन की भी, बिकॉज अ लॉट मोर फैक्चुअल डिटेल्स अपार्ट फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग दैट देयर इज आल्सो अ फैक्चुअल कंपोनेंट आल्सो, है ना. क्योंकि कंपनीज एक्ट तुमको पता ही है, फिर उसमें फिर कितना फैक्चुअल डिटेल्स आपको रटना भी पड़ता है, फिर आपको इनफैक्ट मैनेजमेंट में कितनी चीज़ें रटनी होंगी. एग्जैक्टली, फिर अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए. तो फॉर अ न्यू कैंडिडेट आपको क्या लगता है कि हाउ मच टाइम एक कम से कम उससे पहले शुरू कर देना चाहिए उसको, इफ लेट्स से दे आर टारगेटिंग नेक्स्ट ईयर्स और दिस ईयर्स से भी, ये एक रफ टाइमलाइन बताओ. So sir, basically, sir, I feel like कि if someone is starting from scratch, non-commerce background का बच्चा scratch से start कर रहा है, so at least he will be requiring 6 months, क्योंकि 6 months तो सर मिनिमम बता रहा हूँ मैं, कि 6 मंथ्स में आप 4 महीने जो है शुरू के जितना आपका प्रिपरेशन होगा, और दिस इज बिफोर नोटिफिकेशन. मतलब सर ऐसा है कि नोटिफिकेशन के पहले स्टार्ट करना है, क्योंकि सर पेपर 1 में इज यू हैव टू परफॉर्म कि हाँ आपके 3-4 के महीने की प्रिपरेशन से फेज 1 क्लियर हो सकता है,
लेकिन कंपटीशन पेपर 2 में बैठते हैं बच्चे, फेज 2 में बच्चे कंपटीशन होते हैं, वहां पे छट के आते हैं 55 से 5,000 बच्चे, तो वहां पे कंपटीशन आता है पहली बार। सो एटलीस्ट सर बिफोर नोटिफिकेशन 6 महीने का आप लेके चलो। और नो देयर आर फ्यू सब्जेक्ट्स सर, इट्स ऑल अबाउट रिविजनिंग, जितना रिवीजन कर लो कंपनीज एक्ट। अब ये ऐसा है कि सर इसके लिए आपको डेडिकेटली कुछ टेक्निकल नॉलेज होना, कुछ कॉमर्स बैकग्राउंड होना कोई जरूरत नहीं। इट्स ऑल अबाउट पेनल्टी बेसिक्स है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं सबको पता है, डिफरेंट काइंड ऑफ डायरेक्टर्स क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या है, ऑडिटिंग क्या चीज होती है, डिफरेंट काइंड ऑफ ऑडिटर्स कौन कौन से होते हैं, ये सारी बेसिक चीजें, इसके लिए कोई आपको कॉमर्स या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का कोई मतलब नहीं होता, आप कवर करो। तो देयर आर सर फ्यू सब्जेक्ट्स जहां पे आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है, वो होता है सर कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी। कॉस्टिंग एंड कंपनीज एक्ट ऐसी चीजें हैं जो स्टैटिक है, ये आप कवर कर सकते हो विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम, आप एक एक दो घंटा दो, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग, तो वो कवर हो जाता है। सर इकोनॉमिक्स एक बात होती है, इकोनॉमिक्स इज समथिंग जहां आपको थोड़ा सा टाइम डिवोट करना पड़ता है, क्योंकि वहां पे कॉन्सेप्ट्स आते हैं, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए इकोनॉमिक्स के लिए। वहां पे भी अब बेसिक जो फंडामेंटल इकोनॉमिक्स जैसे आती थी, इस बार भी ऐसी नहीं आई है, उन्होंने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए, और किस तरीके से इंप्लीमेंट करने हैं इकोनॉमिक्स के थियोरीज को और इन चीजों को, इस पे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सर इसको अरेंज ऐसा करना है कि आप लेके चलो दो सब्जेक्ट्स, एक ऐसा जो स्टैटिक है वो स्टैटिक ही रहेगा, एक ऐसा जिसमें अंडरस्टैंडिंग चाहिए। सो या तो ऐसा है कि आप स्टैटिक वालों को शुरू में कवर कर लो और फिर थोड़ा ध्यान दो जिसमें अंडरस्टैंडिंग चाहिए, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दे लो। और उसके बाद कंपनीज कॉस्टिंग एक्ट की, सर कंपनीज एक्ट कॉस्टिंग, ये ऐसी चीजें हैं जो दिन में 1 घंटा भी दे रहे हो, एक शीट बना लिया आपने, सर कॉस्टिंग में सर कुछ नहीं है, 5-6 टाइप के कॉस्टिंग के वो मेथड्स हैं, उनके फॉर्मुलाज हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मैंने देखा है सीएमए की टीचर्स के हाथ कांपते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के क्वेश्चंस करते हो, तो उसमें इट्स ऑल अबाउट सर एंड ऑल द फैकल्टीज, क्योंकि सर जब मैं पढ़ रहा था, क्योंकि मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हुई स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, उसके फॉर्मुलाज ही बेस्ड होते हैं, उसमें कुछ नहीं है सर। इस साल भी क्वेश्चन आए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पर, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आए, फॉर्मुला बेस्ड थे। सो इट्स ऑल अबाउट कि एक चीट शीट बना दो, एक कुछ ग्राफ सा बना लो, रटते रहो, फॉर्मुलाज रटते रहो, पूरा कॉस्टिंग वैसे निकल जाता है। कंपनीज एक्ट में भी आपने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ लिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होते हैं, ऑडिटर्स क्या होते हैं, ये अलग अलग चैप्टर्स होते हैं सर। उसके बाद पेनल्टीज याद करना है, वो आप ऐसा है कि सर एक बार याद करके जाओगे, 2 बार पढ़ के जाओगे, भूल जाओगे पेपर, क्योंकि सिमिलर काइंड ऑफ पेनल्टीज हर सेक्शन में। इस साल फिर क्वेश्चन आया था सर पेनल्टीज के ऊपर कि जब कोई डुप्लीकेशन ऑफ शेयर्स होता है तो उसमें कितना पेनल्टी लगता है, तो ये था कि 5 टाइम टू 10 टाइम्स या फिर 10 करोड़ अप टू मैक्सिमम। तो ये सर ऐसी चीजें हैं जो कुछ स्टैटिक है, वो हमेशा से ही स्टैटिक रहेंगी, उसमें कुछ नया होने से रहा तो उसको आप एक लेके चलो, एक डायनेमिक सब्जेक्ट ले लो और एक स्टैटिक। सर डायनेमिक से कहने का मतलब करंट अफेयर्स का इन्फ्लुएंस नहीं है, ऐसे सब्जेक्ट जहां पे अंडरस्टैंडिंग की नीड है, दैट्स इट। कॉस्टिंग और कंपनीज एक्ट में अंडरस्टैंडिंग उतना, मतलब कॉस्टिंग तो फिर भी चाहिए, लेकिन ये ऐसा है कि एक बार समझ लो फिर रिवीजन ही है और कुछ नहीं। लेकिन कंपनी कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये ऐसा है कि यहाँ पे आपको इंप्लीमेंटेशन पे ध्यान देना है। आपने थ्योरी पढ़ ली, अब अगर एग्जाम में इंप्लीमेंटेशन के ऊपर क्वेश्चन आ गया, अब सर मैनेजमेंट और फाइनेंस में इस बार यही कर दिया उन लोगों ने कि सबको पता है कि हायरार्की, नीड्स ऑफ हायरार्की सर सबको पता है मैस्लो की, हाँ ये चीज सीधी होती है कि सेफ्टी हो गया, साइकोलॉजिकल हो गया, सेल्फ स्टीम हो गया। उसने उठाया फाइनेंस का ये एक बंदा है बैंक में जा रहा है बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए, उसको खोलना है बेसिक सेविंग अकाउंट, उसको लेना है एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट, एक लेना है उसको क्रेडिट कार्ड, ताकि उसको बैंक सामने से ऑफर करे कि प्लीज क्रेडिट कार्ड ले लो। इस सारे नीड्स को अरेंज करने बोल दिया उसने मैस्लो के हायरार्की नीड्स उसमें, कि हाँ एक बेसिक बैंक अकाउंट जो है वो तो बेसिक फिजिकल नीड है, तो वो हो गया। क्रेडिट कार्ड जो है वो एक सेल्फ स्टीम की नीड है, कि क्रेडिट कार्ड का रियल लाइफ में उतना कोई जरूरत है नहीं एक आम आदमी को, लेकिन अगर हाँ क्रेडिट कार्ड ऑफर किया जा रहा है मतलब ये रिस्पेक्ट कर रहा है मेरी सेल्फ स्टीम में। तो सर इस तरीके का जो डायनेमिक एक नेचर होता है कि समझ में आना चाहिए रियल लाइफ में कि अच्छा ये नीड्स है और इस तरीके से इनको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। अब ये कोई बोले कि ये फाइनेंस का क्वेश्चन है, हाँ ये सारे प्रोडक्ट्स आ गए तो फाइनेंस का बोल लो, मैनेजमेंट का है तो हाँ ये नीड्स भी आ गए। तो सर ये इस तरीके का कॉन्सेप्ट है, लेकिन तो ये कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, फाइनेंस, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी डायनेमिक है, इनकी इंप्लीमेंटेशन पे ध्यान देना। कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट स्टैटिक है। अब वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से लेके चलते हो, एक डायनेमिक ले लो, एक स्टैटिक ले लो, वैसा कवरेज ले लो, या फिर मैं हमेशा से बोलता हूं कि स्टैटिक को लेके चलो, क्योंकि स्टैटिक इज ऑल अबाउट रिविजनिंग। जितना रिवीजन करोगे उतना अच्छा होता चला जाए। इट्स ऑल अबाउट कि एक समय के बाद आपको पेनल्टीज याद होने हो जाते हैं, इस तरीके से है सर। तो ये एक है सर थोड़ा पैटर्न, मतलब उसको लेके चलना पड़ता है, 6 महीने का एटलीस्ट चाहिए आपको बिफोर नोटिफिकेशन।
और एक टाइमलाइन होना चाहिए। अगर मैं 3 घंटा भी दे रहा हूं दिन का, सफिशिएंट है निकालने के लिए, क्योंकि मैंने निकाला हुआ है। लेकिन आपके पास स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, एक मेंटोरशिप तो होनी चाहिए। मैं नहीं बोलता कि आप कोई कोर्स खरीद लो, कुछ कर लो। कोर्स खरीदने के बाद भी सिलेक्शन नहीं होगा जब तक मेंटोरशिप प्रॉपर नहीं हुई। आपको पता होना चाहिए कि हाँ यार, ये 3 घंटे को मुझे देना कैसे है। आप भले 1 साल से भी प्रिपेयर करोगे तब भी नहीं निकलेगा। अगर सही मेंटोरशिप पे 6 महीना प्रिपेयर कर लिया तो पेपर क्लियर हो जाएगा। एंड सर, रेगुलेटरी की अच्छी बात यह है कि अगर आप सेबी दे रहे हो तो हो सकता है कि पीएफआरडीए आ जाए 2 महीने के बाद, आईएफई से आ जाए 3 महीने के बाद, एनपीएस तो भी आने ही वाला है, बातें एनपीएस आ जाएगा, फिर बहुत से ऑर्गेनाइजेशन है सर। तो एक ऐसा नहीं तो चलो, आई एम ग्लैड कि इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ रहा है सुमित सर। एग्जांपल इसी तरीके से देते हैं और फिर फट बच्चों को रट जाता है आराम से। सुमित सर, बिल्कुल सर, रियल लाइफ को सर ने जो इनकॉर्पोरेट किया मैनेजमेंट में, नेक्स्ट लेवल है। तो अभी मैं यही कहने भी वाला था कि रजत के फाइनेंस और मैनेजमेंट दोनों के मेंटर्स के साथ अभी बातचीत चल रही है इसकी, तो चलो हमें भी अच्छा लग रहा है, लाइक फीलिंग गुड किया। चलो, जो भी हमने ये रियल लाइफ कनेक्ट किया है, फिर जो भी लेक्चर्स दिए, इट वर्क फॉर यू, इट हेल्प यू। अब एक सवाल और है रजत तुम्हारे लिए, लाइक अभी आरबीआई ग्रेड बी का भी फेज 2 आ रहा है, और आज मैं मूवी देख रहा था, उस बीच में मेरे पास एक कॉल आता है, सर मेरे हाथ पांव फूल रहे हैं, मेरे से टाइपिंग नहीं हो रहा है स्क्रीन के सामने, मैं आंसर नहीं सोच पा रहा हूँ। जैसे मैं स्क्रीन ऑफ कर रहा हूँ, मुझे पेपर पे लिखना है तो आंसर मेरे दिमाग में आ रहा है, बट जब वहां जा तो ये वाली चीज कैसे हैंडल की? लाइक ये तो आपने भी फेस किया है, तो कैसे, ये थोड़ा सा बता दो बच्चों को। हाँ सर, सो डिस्क्रिप्टिव इज ऑल अबाउट सर, क्योंकि मैंने डिस्क्रिप्टिव लिखा है 2024 में, मेंस लिखा है मैंने नबार्ड का। सर मैं झूठ नहीं बोलूंगा, कोई प्रैक्टिस नहीं था, ये चीजें होती है सर। डिस्क्रिप्टिव इज ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग। लोगों को लगता है कि कंटेंट इज द किंग, कंटेंट तो है किंग, लेकिन अगर आपको जेनेरिक आंसर लिखना भी आता है विदाउट एनी फ्लॉज, विदाउट एनी एरर, तब भी नंबर मिल जाते हैं सर। रियलिटी है ये, मैंने एक्सपीरियंस किया लाइफ में, कि आप बहुत कंटेंट उसमें कुछ बड़े बड़े रिपोर्ट्स या गवर्नमेंट स्कीम्स नहीं भी मेंशन कर रहे हो, आपको जेनेरिक आंसर लिखना आता है, आपको एरर कम से कम, स्पेलिंग एरर्स, ये सारी चीजें करके लिखनी आती है, जेनेरिक का वर्ड लिमिट टच कर रहे हो, आप कर ले जाओ। अब सर यहां पर सर बेसिक फंडामेंटल है कि सर 2 तरीके होते हैं, ये सर प्रैक्टिस से आती है चीज। डिस्क्रिप्टिव अगर कोई सोच रहा है कि आई एम वेरी गुड सर, इसीलिए ये बात होती है कि इवन एक यूपीएससी का बंदा जो यूपीएससी मेंस लिख कर आया, लेकिन जब वो कीबोर्ड में टाइप करने बैठेगा तो वो सर दिमाग अलग काम करता है। क्योंकि सर यूपीएससी सीएपीएफ, मैंने भी इंटरव्यू दिया हुआ है सीएपीएफ का, तो मैंने वहां भी लिखा हुआ है, और उसका तो एक ही दिन में हो जाता है, मेंस और वो दोनों चीजें। तो वो एक पेन एंड पेपर का पेपर अलग होता है, कीबोर्ड का थोड़ा सा अलग होता है। सर जब एग्जाम में बैठते हैं, पूरा क्लास ऑल ऑफ सडन खटपिट खटपिट चालू करते हैं, पूरा लैब गूंज रहा होता है। उस वक्त पे सर कोई मतलब, चलो सर पेन एंड पेपर में तो होता है कि आप अपने में एंगेज्ड हो, अपने स्ट्रक्चर बना रहे हो कॉपी में, तो कुछ आवाज नहीं आ रहा। वहां पे सर ऐसे अगर आप अगल बगल देख लो तो सबकी उंगलियां चल रही होती है, ऐसा आवाज हो रहा है, कंसंट्रेशन तो लेफ्ट राइट सेंटर चला जाएगा। वहां पे आपका आता है सबकॉन्शियस माइंड, और जो आपने प्रैक्टिस की है पहले, इट्स ऑल अबाउट इट। सो सर जो जिसके हम सर एमआईक्यू प्रोवाइड कर रहे हैं इस बार अपने कोर्सेज में, तो वो वहां से वो चीज आती है कि आपने पढ़ा क्वेश्चन, प्रैक्टिसिंग, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग। आप प्रैक्टिस करो कि हाँ, एक स्ट्रेटेजी होती है कि अच्छा क्वेश्चन पढ़ा, मुझे डेटा पता है कि क्या क्या डेटा है। एक रफ पेपर, मैंने आज तक किसी बच्चे को, बहुत कम बच्चों को देखा है जो अगर डिस्क्रिप्टिव में रफ पेपर मिल रहा है तो उसका कुछ काम है, उसको यूज करना सीखो। वो खाली खाली बच्चे सबमिट करते हैं रफ पेपर। अगर वो रफ पेपर दे क्यों रहे फिर डिस्क्रिप्टिव में? वो स्केलेटन बनाने के लिए दिया है आपको, ताकि अगर आप बीच में ब्लॉक तो होगी ना सर, वो तो कॉमन है, वो इवन पेन एंड पेपर में भी होता है। तो उसमें जैसे कि मैंने सोचा कि हाँ, एक क्वेश्चन आ गया विमेन इंपावरमेंट के बारे में, कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में, तो मैंने एक रफ स्केलेटन बना लिया आपने रफ पेपर में कि हाँ, मैं पहले डेफिनेशन दूंगा, डेफिनेशन में ये कीवर्ड्स डाल दूंगा, एक ये बॉडी हो गई, यहाँ पे ये स्कीम डिस्कस कर लूंगा, कंक्लूजन में इस तरीके से कंक्लूड कर दूंगा ताकि बॉडी भी दिख जाए, इंट्रोडक्शन का थोड़ा फ्लो भी दिख जाए। अब मैं टाइप करना चालू करूंगा सर। रियलिटी इज कि आप इंट्रोडक्शन तक लिखोगे, फिर आप ब्लैंक हो जाओ, फिर आपका ध्यान जाएगा आपके स्केलेटन पे, अच्छा हाँ यार वो वहां से हिट करता है, फिर आप लिखोगे बॉडी के बाद, फिर आप ब्लैंक हो जाओगे, फिर आप स्केलेटन देखोगे, फिर आप कंक्लूजन लिखोगे। तो सर ये चीज आती है प्रैक्टिस से। डिस्क्रिप्टिव इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। सर पीएफआरडीए में मेरे इंग्लिश में आए थे, झूठी बोलूंगा सर, 44। उसके बाद मैंने आईएफएससी में किया प्रैक्टिस, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। सर मेरे मार्क्स आए थे 69 इंग्लिश में, 44 से 69, ऐसा जंप था सर। और उसके बाद मुझे पता इस बार भी मैंने वही स्ट्रेटेजी मेंटेन की थी सेबी में। तो ये सर इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। इसलिए सर मैं बोलता हूं कि ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा मैं नहीं बोलता कि जो कभी किया नहीं वो कर नहीं सकता, बट एक रियलिटी ये है, जो प्रोसेस के थ्रू गया है उसको पता है क्या होता है एग्जाम में।
इसीलिए सर क्योंकि रेडिट का जो एक कोट आपने शुरू में बताया था कि बाय द एस्पायरेंट फॉर द एस्पायरेंट, तो उसको पता है एस्पायरेंट को भाई ये मैंने गलती की है लाइफ में और हमने इसके गो थ्रू किया है, इसीलिए हम बैठे हैं आपके सामने, तो आप तो एटलीस्ट ये मत करो। और कोई मेंटोर से भी नहीं सीख पा रहा है अगर, अब उसने आपको कॉल किया तो हो गया सर, उसका डाउट खत्म वहां पे। नहीं वो तो लेकिन मैंने एग्जैक्टली लकीली, हाँ सर वो लकी है कि वो आपको कॉल कर लिया, नहीं तो वो दूसरा बच्चा होता तो वो हो गया उसका काम, तो समझ लो ये एक मैंने बार दिमाग में घुस गया तो फिर वो कंटिन्यू करेगा मेंस तक ये चीज। आई विल पॉज यू हियर फॉर अ व्हाइल कि एग्जैक्टली बच्चा लोग, मैंने उस बच्चे को भी यही बताया जो अभी रजत ने बताया यहाँ, कि व्हाट यू नीड टू डू कि एक रफ स्केलेटन बनाओ, उसके बिना आंसर नहीं होगा। एंड द थिंग इज कि स्टार्ट करो, फर्स्ट डे आंसर मैं हमेशा कहता हूँ घटिया होगा, रद्दी होगा, एंड इट विल हैपन फॉर श्योर। ये मेरे साथ हुआ है, मयंक सर के साथ हुआ है, रजत के साथ भी हुआ होगा, और हजारों एस्पिरेंट जितने भी हैं सबके साथ हुआ है। पहला आंसर आपका पिक्चर परफेक्ट नहीं होना है, गलतियां हजारों मिलेंगी। The thing is that कि unless and until you won't start, it won't happen. और एक और चीज जो मैं हमेशा कहता हूँ कि do not type it on the keyboard of your laptop. Get that extra keyboard pro dot सर वाली देखो pro ये dot देखो वाली जो most, हाँ सर ये ये देखो वाली, हाँ ये ऐसी रखी वाली हुई है, तो ये होना ऐसी चाहिए सर वाली एस्पायरेंट हो कीबोर्ड तो जो सबके लैपटॉप पास पे चल है। रहा है सेशन उसमें और इस कीबोर्ड पे टाइपिंग उसमें होती है। उसमें धूल भी स्प्रिंकल कर लो थोड़े से। राइट, और वो मैं सर तो ये देखो वाली सर, लाइन जरूर ऐड सर करता देखो हूँ। धूल, देखो सर अब दिखेगा धूल, सर देखो जहां जहां टच हुआ है वहां धूल नहीं है, बाकी आपको मैं दिखाता हूँ सर। क्योंकि देखो क्योंकि ये IBPS के ये आपको देखो सर, कीबोर्ड ऐसे ही मिलते हैं। हाँ दिख रहे हैं, हाँ लिटरली ऐसे ही मिलते हैं, वो जैम होता ऐसे ही है, होता है। तो आपका वो फिंगर का स्पीड होना चाहिए, दैट्स इंपॉर्टेंट। आपको रियलाइज होगा सर नाबार्ड में क्या हुआ कि मैं ये इंग्लिश लिख कर आया और जब ARD में बैठा, सिस्टम तो सेम है, मुझे कीबोर्ड स्मूथ फील हो रहा है, मुझे लगा कि मुझे स्मूथ करने के लिए बुलाया उन लोगों ने। तो एक चीज होती है वो जाम होता है सर, एक्चुअली में जाम होता है, कई वर्ड्स ऐसे होते हैं कि मैं M दबा रहा हूँ एक बार, वो 3 बार टाइप हो जा रहा है। हाँ होता है। स्पेस दबा रहा हूँ नहीं हो रहा, जोर से मारना पड़ रहा है इस पे, जैसे कीबोर्ड ऐसे कि वो सर टाइपराइटर में होता है वो वाला स्कीम। नहीं, तो वो उसके चीज़ है, देखो उसके रजत वाली चक्कर में बात, मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि जरूर करो ये चीज़ है ना, स्टार्ट डूइंग। हम जो अपना फेज 2 वाले में जो MIQs दे के और ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, वो आपके इसी फायदे के लिए। MIQs पे एक सवाल और है, उसके बाद मैं सर आप, ठीक है, तो MIQs जैसे कि रजत आपको याद होगा कुछ MIQs जो है हमने फाइनेंस और मैनेजमेंट के बना के दिए थे आपको फॉर द सेबी, तो डिड दैट हेल्प यू? जैसे कि अभी RBI के लिए चल रहा है, तो उस पर कुछ बोलना चाहोगे जो मैंग सर ने आपको बना के दिया था? हाँ सर अलॉट सर, क्योंकि सर फाइनेंस में क्वेश्चन सर ने दिया था, कुछ नॉर्मल क्वेश्चन था कि कैपेक्स पे बहुत तगड़ा आया हुआ है, कैपेक्स के ऊपर 12.2 लाख करोड़ का कैपेक्स अनाउंस कर दिया गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल बजट में इस साल। तो वो क्वेश्चन था एक्चुअली में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के ऊपर कि सर मेजरली जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही होता है। अगर RBI भी देखोगे तो 2000 शायद 2022 या 23 में नेशनल कॉरिडोर के ऊपर क्वेश्चन आया था, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के ऊपर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज द मेन थिंग। अब सर लोग सोचेंगे कि सेबी में क्या लेना देना है, 5 आया था सर ऐसे में, ठीक है, रैंडमली कुछ भी क्वेश्चंस होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट टाइप के भी होते हैं, मैंने चूज किया द इंपॉर्टेंस ऑफ हाई स्पीड रेलवे, द इंपॉर्टेंस ऑफ हाई स्पीड रेलवे इन चेंजिंग इंडियाज इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज द पैसेंजर कॉल, जो भी सर ऐसा कुछ क्वेश्चन था। अब मैंने वहां पे सर लिटरली पता है क्या लिखा है सर, वहां पे मैंने लिखा है कैपिटल एक्सपेंडिचर को जो फंडिंग इंक्रीज किया है, यूनियन बजट में इन्होंने 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर किया हुआ है। और ये इंफॉर्मेशन सर ये मैंने रैंडमली नहीं उठाया था, ये इंफॉर्मेशन इसलिए उठाया था क्योंकि वो MIQ में दिया हुआ था, एंड इट वाज नॉट फॉर ऐसे, इट वाज फॉर द फाइनेंस पार्ट ऑफ RBI। बट वहां पे ये मेंशन कर रहा हूं कि हाँ जापान के साथ हमारी ट्रीटी हो रखी है हाई स्पीड रेलवे के साथ, और 12.2 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर है। उसके बाद मैं कर रहा हूँ कि 7 न्यू हाई स्पीड रेल कॉरिडोर अनाउंस कर दिया बजट में। और सर यहीं से निकलता है, यहीं से, मतलब जेनरिक आंसर सारे लिख के चले जाएंगे। अब ये कोई बोले कि फाइनेंस का रिलेशन सेबी के ऐसे में होकर आ रहा है, सर इस तरीके से रिलेशन क्रिएट होता है, और ये ऐसा होता है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि मोमेंटम में रहो, RBI प्रिपेयर कर रहे हो, ये नहीं कि अब जब नाबार्ड आएगा तब मैं आराम से मेंटोरशिप ज्वाइन करूंगा, फिर मैं कोर्स लूंगा, मैं पढ़ूंगा, नहीं होता। आप पढ़ते रहो, आपको पता चलेगा कि आपने जो RBI के लिए पढ़ा था ना वो नाबार्ड में लिख कर आ रहे हो, और नाबार्ड में सिलेक्शन लेके जा रहे हो। सर ये रिलेशन बैठता है, ये बहुत हेल्पफुल है। इट्स सर ये मैं बता रहा हूँ क्योंकि मुझे MIQs मिले RBI के लिए, तो वो तो मुझे बेनिफिट होना ही है, फॉर श्योर चीज है कि मैं जिस मतलब सर ये ऐसा है कि मैं किसी बीमारी के लिए मेडिसिन खा रहा हूँ तो वो तो ठीक करेगा ही मेरे को, लेकिन इवेंचुअली उसने मुझे किसी और बीमारी से भी बचा लिया, या फिर मैं कहीं और फंसने वाला था वहां सेफ हो गया। तो सर ये क्रॉस रिलेशन है, ये तभी समझ में आता है जब आप कंटिन्यू मोमेंटम में रहोगे और सीरियसली प्रिपेयर करो जो आपको दिया जा रहा है। पहली बात तो सही मेंटोरशिप चूज कर लो,
बहुत से लोग घूम रहे मेंटोरशिप के नाम पे, मेंटोरशिप के नाम को बहुत सस्ता बना दिया सर लोगों ने, झूठ नहीं बोलूंगा। क्योंकि मैं 7-8 साल से हूँ एडटेक सेक्टर में, मैं देख रहा हूँ लोग आ रहे जा रहे आ रहे जा रहे मेंटोरशिप को। सही मेंटोरशिप चले जाओ, और उसके बाद जो वो दे रहे अगर आप ब्लाइंडली भी ट्रस्ट करके उसको फॉलो कर लिया आपने, तो मैं तो बोल रहा हूँ कि आरबीआई का कोर्स लिया नहीं लिया था कोई टेंशन नहीं, तुम भाई नाबार्ड निकाल लोगे सर। यहां तक है मैंने देखा है कि तुमने आरबीआई में मेंटोरशिप को सीरियस लिया, वो आपको हेल्प कर रहा है नाबार्ड सर, इतना इम्पैक्ट होता है। चलो, वी आर वेरी हैप्पी कि हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम इट हेल्प्ड यू लॉट। और लॉट सर, मैं कहता हूँ कि मयंक सर की मेंटोरशिप जो है काइंड ऑफ गोल्डन वाला अपॉर्चुनिटी है। इफ एनीवन इज कमिंग ओवर देयर तो वो जरूरत से ज्यादा चीजें सीख के जाएगा, और वो मतलब उसको यू कैन नॉट जस्ट उसका वैल्यू नहीं लगा सकते विद व्हाटएवर द फी यू आर पेइंग फॉर दैट। ट्रू वो एक से ट्रू दो सर। सेशन उसके ऊपर लेके चला जाता है। क्योंकि सर मेंटोरशिप मुझे ऐसा लगता है सर, मेंटोरशिप इज ऑल अबाउट मेंटेनिंग द टेम्परामेंट ऑफ द एस्पायरेंट। मैं आपको बता दूं कि हाँ 100 रुपए लेके जाओ और जाके मार्केट से पनीर खरीद लो, आपको प्रोटीन का इंटेक हो जाएगा। लेकिन भैया कहाँ से प्रोटीन लेना है? जाके ले आओगे तुम वो चूने का बना हुआ प्रोटीन और वेजिटेबल ऑयल का बना हुआ प्रोटीन। सर कहने का मतलब ये है कि मेंटोरशिप ऑल अबाउट की गाइडेंस देना बच्चों को। कंटेंट कोई भी दे सकता है, कंटेंट मैं दे दूंगा आपको, लेकिन करेक्ट माइंडसेट मेंटेन करवा पाने बच्चे का। क्योंकि सर मुझे पता है फ्रॉम द डे ऑफ फेज 2, जब मैंने मयंक सर को बोला कि सर मेरा फेज 2 क्लियर हो जाएगा कॉन्फिडेंस के साथ, तो सर बोला हाँ ठीक है चलो देखते हैं। जब मेरा फेज 2 क्लियर हो गया, उसके बीच में सर मैंने बताया 1.5 महीने का टाइम था। मुझे पता है सर उसके बीच में कितने बार डाउट्स आते हैं। और सर मैं ऐसा हो कि मैं नाइट आउल वाला बंदा हूँ, मैं रात को जगता हूँ 10 बजे के बाद से। अब मैं एक्टिव होऊंगा, सुबह 3-4 बजे तक मैं फुल ऑन एक्टिव रहता हूँ। और इस टाइम में ऐसा होता है कि मतलब सर सबका साइकिल होता है, मैं इस टाइम में अच्छे से पढ़ पाता हूँ। मतलब ये नहीं कि मैं टाइम पास कर रहा हूँ रात को, मैं पढ़ पाता हूँ, मैं काम कर पाता हूँ, तो मैं कर लेता हूँ। सबके प्रोडक्टिविटी का एक रेंज होता है। तो और ये सर तो मुझे पता है कि कितने डाउट्स आते हैं, और मुझे डाउट आते था। और कल को मीट होगा, राइट हैंड का मीट हो रहा है, और ये सब मीट होने के बाद सब चले जा रहे हैं, और फिर मैं मयंक सर को 5 मिनट परेशान कर रहा हूँ। तो ये चीज होती ही थी सर। ये मयंक सर को तो पता ही होगा कि सर पूछेंगे लास्ट में क्या बात है, तो ऑफ लग रहा है यार, तो फिर मैं चालू हो जाता था कि सर रात को ऐसा हो गया था, रात को वैसा हो गया था। तो ये है सर, तो ये मुझे मेंटोरशिप लगता है कि सर खासकर से मयंक सर लेते हैं बीच बीच में आरबीआई के एस्पायरेंट्स का कंबाइंड मेंटोरशिप सेशन। तो उसमें बहुत मतलब ऐसा होता है कि अगर कुछ पर्सनल इश्यूज भी है, कुछ चीजें चल रही है, तो बच्चा शेयर कर पाता है, तो उसको रिलीफ फील होता है कि हाँ आई हैव अ मेंटोर जिसको पता है रियलिटी में कि यार इस प्रॉब्लम्स के साथ भी मैं कैसे अपने एग्जाम के मोमेंटम को प्रिपेयर करूं। अनसर्टेनिटी है, मिथ है, सारी चीजें हैं, कौन ब्रेक करेगा? मैं एक बार बता भी तू रैंडमली, सर लोग बोलते एआई एआई एआई, कुछ भी बोलते आप नहीं मानोगे। और फिर 10 घंटे, फिर 2-3 घंटे के बाद आप किसी कोने में पड़े रहोगे परेशान हो। वो नीचे खुद ही लिखता है कि हमारा कंटेंट गलत भी हो सकता है। सर मैं रियलिटी में सर कि जब मैं सर से बात करता था, जब रात को, अब मैं सर को रात को परेशान करूंगा नहीं, तो मैं रात को जेमिनाई प्रो को परेशान कर रहा हूँ, रात भर परेशान कर रहा हूँ। ये सिचुएशन दे रहा हूँ कि अगर सिचुएशन वर्स्ट केस हो जाए तो क्या हो जाएगा मेरे सेमी में। फिर सुबह उठ के फाइनली मैं सर को परेशान करता हूँ 5 मिनट के लिए, और फिर मैं दिन भर शांत करता हूँ। तो सर एक जो गाइडेंस होता है उसको कोई रिप्लेस कर ही नहीं सकता मेंटोरशिप को। मैं ऐसा मानता हूँ कि आप भले ही एकेडमिकली बहुत सुपीरियर होगे, लेकिन फिर भी चांसेस हैं कि अगर सही मेंटोरशिप नहीं है तो वो कहीं ना कहीं आपको डिसएडवांटेज क्रिएट कर सकता है। ये नहीं कि करेगा ही, बट कर सकता है, जेन्युइनली कर सकता है। मैंने 6-7 साल के एक्सपीरियंस में देखा है, अच्छे अच्छे बच्चों को देखा है सर। एक मेरा फ्रेंड था, ही गॉट पास्ड आउट फ्रॉम आईआईटी, उसने आईआईटी किया, आरबीआई में ही वाज वेरी मच कॉन्फिडेंट और सही बंदा था सर, अगर इंटरव्यू पहुंचता तो काफी अच्छा करता। बट जस्ट बिकॉज ऑफ कि उसको करेक्ट मेंटोरशिप नहीं मिला, उसने फेज 1 का क्वांट क्लियर नहीं किया आरबीआई का। तो आप इंटरव्यू में क्या फोड़ोगे? आप पहुंचोगे नहीं। मेंटोरशिप का इंपॉर्टेंस क्या है कि आपको बता दे कि भैया तुम भले किसने भी 30 मार्क खाओ, लेकिन आरबीआई के क्वांट आता है डिफिकल्ट, कम से कम 6 नंबर लाना पड़ेगा, तब जाके इंटरव्यू में तुम्हारा 30 मार्क तुम कितने बड़े तोप चंदो वो दिखा पाओगे। तो ये एक बात होती है सर कि मेंटोरशिप को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, और खासकर एक्सपीरियंस्ड मेंटोरशिप जो सच में उस प्रोसेस में रह चुका है, जिसको पता हो। और सर ऐसा लगता है कि मेंटोरशिप, बट सर ये बहुत इमोशनल प्रोसेस होता है रियलिटी में। नहीं, वो हमें समझ में आ रहा है, द नंबर ऑफ टाइम्स यू हैव मेंशन्ड दैट। हाँ सर, वो लिटरली गिव्स दैट फील कि हाँ व्हाट अ रोल दिस मेंटोरशिप हैव प्लेड फॉर यू। क्योंकि सर मैं बोल रहा हूँ कि मैं जानबूझ के सर ये चीज बोल रहा हूँ क्योंकि एकेडमिकली मुझे पता है, मैं 7 साल से पढ़ा रहा था, तो वहां पे मुझे पता था कितना पढ़ना नहीं पढ़ना है। ऐसा नहीं कि मुझे आज पता चल गया कि यही पढ़ के पास होने से भी, ये मुझे पहले भी पता था। मैं कोर्सेज में काम कर रहा था, उनके लिए मॉक टेस्ट बना रहा था, लेकिन
वो चीज कन्वर्ट तब हुई जब परफेक्ट मेंटोरशिप मिली। आपके अंदर सीड हो सकता है, लेकिन वो प्लांट तभी बनेगा जब वो एनवायरनमेंट आपको वैसा मिलेगा, नहीं तो वो सीड वैसा ही रहेगा। रमाकांत आचरेकर। हाँ सर, वो वाला बात। इसमें हाँ, मैं सर कुछ रजत कह रहे थे। रजत इसमें ये बताओ, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने 2 फेजेस के बारे में बात कर ली, अब फेज 3 की बात करते हैं। इंटरव्यू चाहे कोई कितना भी कह ले, इट इज़ अ वेरी डिफाइनिंग थिंग। मतलब ऑब्वियसली अगर सही माइंडसेट से जाया जाए, आप कोई भी इंटरव्यू तमीज़ से निकाल सकते हो, किसी True. भी इंटरव्यू में नंबर अच्छे ला सकते हो, इफ़ योर एटीट्यूड, टेम्परामेंट एंड क्लैरिटी इज़ देयर। तो व्हाट डू यू थिंक वन शुड प्रिपेयर फॉर इन द इंटरव्यू? किन किन टेनेट्स पर प्रिपेयर कर रहे हैं, और व्हाट डू यू थिंक इज़ अ मस्ट? मतलब वो अगर नहीं है तो फिर दिक्कत है इन इंटरव्यू। तो सर बेसिक फंडामेंटल इज, यहाँ पे कुछ नहीं है सर। इंटरव्यू, ये सर मैं लाइन यूज कर रहा हूँ मयंक सर की है, इस पे पेटेंट है मयंक सर का। मतलब मैंने ये सुना मयंक सर के मुंह से कि इंटरव्यू इज अ कॉन्वर्सेशन, एक कॉन्वर्सेशन होता है, तो वो इट्स नॉट अ टेस्ट ऑफ योर नॉलेज। एक ये बात है, और ये मुझे पहले लगता था, और मैंने बहुत प्रिपेयर किया सर। फेज 2 के बाद मेरे पास 1.5 महीना था। कई लोगों के इंटरव्यू 6 मई को हो गए थे, मेरा 3 जून को था। आई हैड सफिशिएंट टाइम, तो मैंने सब प्रिपेयर किया। रियलिटी में जब मैं पहुंचा हूं इंटरव्यू देने के लिए, सो दैट वाज अ थिंग, इट वाज अ कंप्लीट कॉन्वर्सेशन। कॉन्वर्सेशन हो रही है, आप फ्लुएंटली कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी के साथ वॉट एवर डिसीजंस यू हैव टेकन। एक सर टेक्निकल बैकग्राउंड है, अगर फेज 2 क्लियर कर लिया तो टेक्निकल प्रोफिशिएंसी है वो प्रूफ हो चुकी। बेसिक चीज जो आपको पढ़नी है वो है कि आपका करंट अफेयर्स पे ग्रैस्प होना चाहिए। आप आरबीआई के एस्पायरेंट हो, सेबी के एस्पायरेंट हो, आरबीआई के हो, तो आपको बेसिक इकोनॉमिक्स के, सर वहां पे अवेयरनेस। कोई आपसे, हाँ कोई आपसे बहुत टेक्निकल चीजें नहीं पूछ रहा, वहां पे बेसिक अंडरस्टैंडिंग पूछी जा रही होती है। यही चीज इस बार मेरे पास सभी में हुई। सभी के लिए मैंने पढ़ा टेक्निकल चीजें बहुत सी, वहां पे वो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन पूछते हैं। ऑफर फॉर सेल आया हुआ था रिसेंट में, सो ही वाज लाइक कि ऑफर फॉर सेल आया है गवर्नमेंट का, और ऑफर फॉर सेल आया किसका आया है, तो मैंने बताया। मुझे उतना याद नहीं था, बट मुझे मैंने परमिशन ली गेस करने की, मैंने बताया। बेसिक से डेफिनेशन पूछा सर, और उसके ऊपर टेक्निकल कुछ ऐसा पूछा भी। सो इट वाज ऑल अबाउट कॉन्वर्सेशन। सो सर फर्स्ट ऑफ ऑल, एक कम्युनिकेशन स्किल एक चीज होती है, कम्युनिकेशन स्किल आपकी तगड़ी होनी चाहिए, दैट्स ट्रू। डजंट मैटर आप हिंदी में इंटरव्यू दे रहे हो, क्योंकि राहुल वाज देयर, वन ऑफ माय फेलो कैंडिडेट्स जिसने मेरे बाद इंटरव्यू दिया था, ही वाज फ्रॉम, ही द मीडियम ऑफ इंटरव्यू वाज हिंदी। मयंक द सर पीएचडी एग्रीकल्चर गाय, ही वाज आल्सो फ्रॉम हिंदी। मुझे सर ये मिथ मैं ब्रेक करूंगा, मुझे ऐसा लगा था कि यार कहीं ना कहीं तो एक बात आएगी, और उन्होंने पूछा भी पैनल ने दैट एवरीथिंग इज हैपनिंग इन इंग्लिश इन द ऑर्गेनाइजेशन, अब कैसे डील कर पाओगे। बंदों ने जस्टिफाई कर दिया, कॉन्वर्सेशन जैसा नॉर्मल होता है दे दिया। ऐसा आयरनी इज, बड़े से बड़े नहीं हो रहे, वो बंदे दोनों हैं, सिलेक्शन हो गया दोनों बंदों, और यूआर कैटेगरी से हो गया। ये भी छोड़ दो कि कैटेगरी कोई चूज कर लिया कुछ कर लिया, यूआर कैटेगरी में ले गए बंदे से। सर इट्स ऑल अबाउट की कम्युनिकेशन स्किल। पहली बात तो एक आपके पास कम्युनिकेशन स्किल तगड़ी होनी चाहिए, और आपको एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ऑफ योर डिसीजन जो आपने लाइफ में लिए हैं। लोगों को लगता है कि ये सब कोई मतलब नहीं है, हम टेक्निकल पढ़ के जाएंगे, हम कुछ ऐसा करेंगे। सर टेक्निकल नहीं है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऐसी आती है सर, क्योंकि वो मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आई एम फ्रॉम भिलाई छत्तीसगढ़, वो मुझसे पूछ रहे हैं भिलाई स्टील प्लांट के बारे में, भले मुझे नहीं पता। मयंक सर ने एक बात बताई थी, सर ने अपने रियल इंटरव्यू का, सर ने मुझे डेमो दिखाया था कि सर से पूछा कि उन्होंने पूछा कि बरुआ सरनेम के ऊपर सर से कुछ पूछ दिया, तो सर ने बहुत ही ऑथेंटिक और प्रेजेंट आंसर दे दिया। सर उसका कुछ मतलब ऐसा था कि बरुआ के बारे में आप क्या जानते हो, बहुत ही यूनिक सा सरनेम है, इनका जो सोर्स है वो आसाम से है कि यूपी से है। तो सर ने बहुत ही फंडामेंटल से दिया था कि यार सर मैंने अपने पेरेंट्स से बात की है, तो उन्होंने बोला कि हमारा ओरिजिन यूपी से ही है, और सर एज सच थोड़ा फ्यू परसेंटेज ही है, तो एज सच उतना कुछ नॉलेज है नहीं बरुआ के बारे में। और जब उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा सर वहां पे भिलाई स्टील प्लांट के बारे में, तो मैं रेडी था ही नहीं। बट मुझे सिर्फ सर की एक बात इतनी याद थी कि नहीं भी पता है तो यार आप अपनी फ्लुएंसी जितना पता है उतना बता दो, उनको भी नहीं पता है भिलाई स्टील प्लांट के बारे में उतना, तो आप जो बताओगे, ऐसा नहीं कि आप गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हो, लेकिन जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो आप बता दो। तो सर मैंने बेसिकली बोला, सो भिलाई स्टील प्लांट इज अ प्रोडक्शन यूनिट ऑफ सेल, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोडक्शन यूनिट ऑफ सेल, एंड एस्टैब्लिश्ड बाय द यूएसएसआर, देन यूएसएसआर। और फिर उन्होंने बेसिक क्वेश्चन पूछे कि अच्छा तो आयरन ओर कहां से लाते हैं। सर मैं बताऊं, दली राजरा वाज द वन, मुझे पता था, मैंने दे दिया आंसर। बेलाडीला से नहीं लाते, बट छत्तीसगढ़ में था एक आयरन ओर है बेलाडीला, मैंने आंसर दे दिया। सिर्फ इस बात पे दे दिया कि जो आप बोल रहे कॉन्फिडेंस के साथ, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा रख के बोलो। मैंने बोला हाँ हाँ अच्छी बात है, मैं आके देखता हूँ, घर में गूगल करता हूँ, तो बेलाडीला से है, छत्तीसगढ़ में ही है वो, आयरन ओर माइन ही है,
लेकिन विशाखापट्टनम स्टील प्लांट लेके जाता है, विशाखापट्टनम को लेना देना नहीं है उससे। लेकिन वहां पे मैंने सिर्फ और सिर्फ ये सर, ये और ऐसा भी नहीं है, इट्स ऑल अबाउट दैट हाउ मच कॉन्फिडेंट यू आर सेइंग। मैंने वहां पे सर, एक उसने मुझसे क्वेश्चन पूछा, टेक्निकल मेंबर ने, आरबीआई के सीजीएम थे वो, कि आज की आरबीआई का बेसिक फंक्शंस बताओ। मैंने बताना चालू किया, मैंने एक बार बोल दिया कि आरबीआई आल्सो मैनेजेस द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया। उन्होंने क्वेश्चन किया, मैनेजेस की रेगुलेट? मैंने सॉरी सर, रेगुलेट, इट रेगुलेट्स। तो सर ये मुझे पता है कि मैं सही हूं, कि मैं रेगुलेट ही करता है, ये मुझे पता था, बट यहाँ पे मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हिला था। उन्होंने क्वेश्चन रेज कर दिया और मैंने सॉरी बोल दिया फट से, हाथ खड़े कर दिए। सो इट्स ऑल अबाउट कि आपके पास नॉलेज है, अच्छी बात है, बहुत नॉलेज है आपके पास, नहीं भी है नॉलेज, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बेसिक नॉलेज भी है तो कॉन्फिडेंस से बोल दो 4 लाइन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर मोर देन एनीथिंग पर्सनैलिटी पे काम करो। सर ने मुझे बोला था कि आंसर्स को छोटे रखो, कट शॉर्ट रखो, आराम से बात करो। सर ने बोला कि रजत ये कॉन्वर्सेशन है, तुम उसको हाईजैकर मत बनो, हाईजैक मत करो कॉन्वर्सेशन को, सामने वाले को भी मौका दो बोलने का। तो एक वो चीज है सर, आप आराम से जाओ, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, अपने डिसीजंस को लेके कॉन्फिडेंट रहो। टेक्निकल आपने प्रूफ कर दिया है, आपने फेज 2 फोड़ा है, सारे बच्चे नहीं फोड़ते, लाखों बच्चे बैठ रहे हैं, उसमें से 200-300 बच्चों का इंटरव्यू हो रहा है रियलिटी में, तो उनको भी पता है कि ऐसे ही तो बच्चा यहाँ नहीं बैठा। तो टेक्निकल में मैंने सर बहुत से क्वेश्चंस में जब मैं डर गया एक बार, वो रेगुलेशन वाले क्वेश्चन के बाद, मैंने 4 से 5 क्वेश्चन में हाथ जोड़ लिया, सर सॉरी सर, आई डोंट नो, आई विल रीड अबाउट इट, ये बोल के मैं निकल गया। और लास्ट में सर इंटरव्यू किसी की लंबी नहीं चला, मेरा चला था 18 से 20 से 21 मिनट इंटरव्यू चला, और लास्ट में दे सेड गुड एज वेल। और इवन सर आई वाज अबाउट टू लीव, मैं उठ के निकलने वाला था, उन्होंने वापस रोक लिया, बैठा लिया। फिर एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा मुझसे, और लकीली मयंक सर की, वो सर मैं बार बार रेफरेंस सर इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अब पता नहीं कितना कोरिलेशन बैठा है, क्योंकि मुझसे आरबीआई के जो ऑफिसर थे वहां पर, उन्होंने ये पूछा कि रजत देयर आर मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस, वी कॉल इट कोचिंग, वी कॉल इट समथिंग प्लानट इनकारा, आप मेंटोरशिप भी क्यों बोलते? तो मैंने बहुत फंडामेंटल आंसर दिया सर, क्योंकि सर मेंटोरशिप बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज लेके चलता है। इट्स नॉट ओनली अबाउट प्रोवाइडिंग दी एकेडमिक कंटेंट, जो मैंने अभी बोला था थोड़ी देर पहले, ये चीज मैंने इंटरव्यू में छापी थी। इट्स नॉट अबाउट कि एकेडमिक कंटेंट दे दिया, इट्स ऑल अबाउट कि एक बच्चे का कंप्लीट टेम्परामेंट लेके चल रहा है। तो एक वो मेंटोरशिप होती है, वो मैंने सीखा है, वो मैंने देखा है अपने कलीग से, अपने सीनियर से, मयंक सर लोगों से, तो वो मैंने वहां पे जाके बोल दिया नॉर्मल सा, एंड ही वाज क्वाइट सेटिस्फाइड विद द आंसर। तो सर ये बेसिक फंडामेंटल है। लोग ऐसा हो सकता है कि जब ये आए तो सोच सकते हैं कि बार बार रेफरेंस इसलिए लिया जा रहा है सर क्योंकि मैंने वो चीज फील किया वहां पे, और मैंने जो सीखा है वो इंप्लीमेंट किया है, और इंप्लीमेंट होने के बाद सिलेक्शन लेके बैठा हूं, तो इसीलिए वो मैं ये चीज बोल पा रहा हूं। तो अगर ये मेरे साथ हो रही है, सबके साथ ही होती है, जस्ट कि आप एक्नॉलेज करते हो कि नहीं सर, वो वाली बात है। थैंक यू वेरी मच। Maybe I Thanks, sir. really appreciate. Thank you so much. मेरे को तो लग रहा है इतना तो कुछ किया ही नहीं, बट आई फील लाइक आई एम रियली हैप्पी। और एज यू राइटली सेड, क्योंकि बार बार एक तो खुद प्रोसेस से हम लोग जा चुके हैं, फिर उसके साथ साथ आई हैव ऑल्सो सीन मल्टीपल कैंडिडेट्स गो थ्रू द सेम प्रोसेस, ठीक है। तो आई ऑल्सो नो ना कि मतलब क्या कर रहे हैं तो फिर निकल रहे हैं, है ना। और दिस इज़ नॉट ओनली कि कोई पैटर्न आइडेंटिफाई कर लिया है, मतलब ये एक फंडामेंटल रीजनिंग होती है। अगर सामने वाला ऑर्गेनाइजेशन आपको रिक्रूट कर रहा है तो उसको क्या चाहिए? टेक्निकली साउंड बंदा चाहिए, एटीट्यूड अच्छा उसको चाहिए, क्लैरिटी चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन में टिकेगा कि नहीं टिकेगा, ठीक है, कमिटमेंट चाहिए, दैट्स इट। तो आप उनके पर्सपेक्टिव से सोचोगे, उस बेसिस पे स्टूडेंट को गाइड करोगे, तो कैसे सिलेक्शन नहीं होगा? ये कोई इसमें जादू टोना थोड़े कर रहा है इसमें। सर यही फायदा हुआ कि मेरे दिमाग से जैसे मिथ निकला कि इट्स नॉट अबाउट द कॉमर्स बैकग्राउंड की कोई बात है, कॉमर्स वाले बंदों का 10 मिनट इंटरव्यू हो रहा है, मेरा 20 मिनट खींचा है, तो इट्स नॉट अबाउट कॉमर्स। वहां जो पैनल बैठा है वो भी आपका प्रोफाइल देखता है, तो उसको समझ में आता है कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, और जो क्वेश्चंस उसने आपके लिए चूज किए, अगर उन क्वेश्चंस में आपने सेटिस्फाई कर दिया तो यू आर गुड टू गो। आप कॉमर्स के बंदे हो, उसने कॉमर्स के क्वेश्चन पूछ लिया, आपने सेटिस्फाई कर दिया, अच्छी बात है, नहीं किया डूकर। आप नहीं हो कॉमर्स के बंदे, वो रैंडम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपने सेटिस्फाई कर दिया, आप क्लियर कट आगे निकल जाओगे, कुछ नहीं होने वाला। और सर मेरा रिजल्ट आएगा अभी 2-3 दिन में, सो आई विल शेयर द इंटरव्यू मार्क्स एज वेल। मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं, मुझे दिखेगा, मैं बता सकता हूं कि मैं दिखाऊंगा कि हाँ किस तरीके से इंटरव्यू में होता है एक्चुअली में। और ये जो मिथ है ये ब्रेक करने की बहुत जरूरत है, बहुत से बच्चे रह जाते हैं सर इस मिथ के चक्कर में। मैंने आई एम वेरी ग्लैड टू सी ऑल ऑफ दिस, और बड़ा अच्छा लगा यार दैट यू गॉट सिलेक्टेड, ठीक है। मतलब तुम तो साथ में रह चुके हो ना, मतलब अपार्ट फ्रॉम स्टूडेंट यू आल्सो बीन अ पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, तो उस सेंस में भी ये
लगा, इट्स गुड। बाकी ये सुमित सर कॉन्फिडेंस वाली चीज पे मुझे एक चीज याद आ रही है विद है ना, बिफोर आई क्लोज, टू लेट ऑल ऑफ यू नो, जो लोग भी देख रहे हो, जो लोग भी यहाँ लास्ट तक पहुंचे हो, सो ये जो कॉन्फिडेंस की बात ना, टेल यू वन थिंग कि रजत के इंटरव्यू के पहले की ही बात है, कंटेंट रजत ने क्रिएट किया था एंड समवन फ्रॉम आवर टीम ओनली रेज्ड द क्वेश्चन कि ये रजत सर आपने ये गलत दिया हुआ है, एंड I was just going to interrupt, but then suddenly I saw the reply of Rajat. Before me, it appeared in the chat box. It was like, I'm very confident on my research and my work. And he came up with the proof. I was like, yeah, this is the confidence one should have. And that is something, you know, that shows the attitude for anyone. Have that confidence. I can do, I have all those things that are required for this examination, for all these things. I just have to give my best shot. That's it. True. That confidence should be there. So ये confidence की एक छोटा सा example दिया मैंने कि how come it worked for him, because I have seen that thing happening when he was working with me and Mank sir and our team. So this is all from my side, and Mank sir, if there is anything, so we can conclude it. नहीं, दिस इज ऑल एंड यू नो रजत, कंग्रेचुलेशंस, आई विश यू ऑल द बेस्ट। ठीक है, अच्छे से अच्छी अच्छी पॉलिसीज बनाओ, थोड़ा सा मार्केट ऊपर Yes. बढ़वाओ यार। मार्केट वैसे ही सही बात मामला है। ख़राब चल रहा है, थोड़ा एफ को बुलाओ। ठीक है, एफ को बुलाओ और फिर हम लोग बेच दें, फिर एफ को छोड़ दो। और फिर हमें गाइड करना राइटेड का आईपीओ लाने फिर में। ऐसा करेंगे। हाँ? और मैं कह रहा जी, फिर हमें भी गाइड करना राइटेड का आईपीओ लाने में। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल, और क्या, राइटेड आ का जाएगा IPO सर, जिस आएगा हिसाब तो से चल रहा है आ जाएगा। डेफिनेटली राइटेड का IPO आना एक दिन। ठीक है, दैट्स द एंड गोल ऑब्वियसली। चलो, Okay, guys. So with this, we are ending this event. I hope this thing, you know, this entire session gave you a lot of insight about the entire SEBI examination, whatever the golden words that Rajat shared with all of you, and I'm sure that it is going to help you a lot. And, so thank you very much. We'll meet again in the upcoming videos, and keep on supporting all the students who are whom actually. This is a support system. So this is not only ki, I am only doing it. You learn from others. You do certain things, support others. This is how the spirit of teamwork develops. So these things are also very very helpful, which as a any interviewer will be looking in. And of course it's a part of management lecture too. So मेरे अंदर का management वाला teacher बाहर आ रहा है. Not taking a lot of time. So yeah, winding up the session here. See you again. Bye bye. और एक चीज़ बस मैं लास्ट कहना चाहूँगा, जैसे विद द राइटेड आवर विजन इज़ टू पर्सनलाइज ईच एंड एवरीथिंग। Right. मैटर ये है कि वी जस्ट डोंट वांट एवरीथिंग टू बी सिस्टमैटिक रोबोटिक, कि आपको एक टॉप डाउन वर्जन मिल रहा है ना। तो वी डू नॉट वांट दैट, वी वांट कि, एंड वी अंडरस्टैंड कि एवरी इंडिविजुअल इज़ अ डिफरेंट पर्सन, उसका बैकग्राउंड अलग है, उसकी प्रिपरेशन का स्टेटस अलग है। ठीक है, कोई एकदम लेटर स्टेजेस प्रिपरेशन पे है, कोई इनिशियल स्टेजेस में है। तो दैट्स वाई वी इन ऑल आवर कोर्सेज ट्राई टू डू एग्जैक्टली दिस। जैसे अभी विजय बाबा कोर्स में, सिंस वी ऑल आर पार्ट ऑफ द कोर्स इटसेल्फ, तो हम वी कैन डेफिनेटली से दैट आफ्टर इवैल्यूएशन वी आर इंडिविजुअली कॉलिंग ईच एंड एवरी स्टूडेंट टू एड्रेस देयर पर्टिकुलर इशूज़। ठीक है, मतलब केवल इवैल्यूएशन लिख के नहीं दे रहे, हम बुला रहे हैं, पूछ रहे हैं क्या बैकग्राउंड था, क्या इशू है, आप पिछली बार क्यों नहीं अच्छे किया, जैसे उसका सैम्पल भी आप लोग को मिल जाएगा। बट दैट इज़ व्हाट राइटेड्स विजन इज़। ठीक है, चाहे हम लोग कितना भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो जाए, जैसे अब नेचुरल सी बात है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नई होती है तो छोटा बैच होता है, तो दे आर एबल टू केटर। बट इवन इन लेटर स्टेजेस व्हेन वील हैव बिगर बैचेस ऑल्सो, तो डू नॉट वरी, वील हैव सच काइंड ऑफ सपोर्ट सिस्टम, that And इसका एक proof मैं देता हूँ कि the number which you guys have, that is my number. The co-founder himself has shared his number, that 8083 वाला number जो आप सबको दिखता है. The only reason, the only thing is that what Mank sir said, personalization of things. So to make it happen, that is the reason I always attend the calls and reply to your messages and all those things. Or even if you have any queries or any, even sometimes complaints, because this is obvious to happen. and So, we which are I open believe to that, feedback. critics, We are open to that feedback thing. Yeah, we are open to feedback. because we want to improve. Again, Because we want to improve. Yes. yeah. And sir, one more thing I would like to add over here. Sir, as I told you earlier, I have been in the edtech sector since 2018. I graduated, 2019 I started. If someone wants to know about me कि मैंने कहाँ का क्या क्या किया है, तो they can go LinkedIn पे देखो, वहाँ समझ में आएगा, ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं ले रहा हूँ. So I have been in the
यू कैन से फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल से लेके मैंने अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है जिनका नाम चलता है रेगुलेटरी सेक्टर, रेगुलेटरी एग्जामिनेशन के सेक्टर में। वो लोग जाके चेक करो लिंक्डइन में, समझ में आ जाएगा। द थिंग इज व्हाई आई जॉइंड राइटेड, क्योंकि ऐसा नहीं है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एज वेल, अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है रेगुलेटरी बॉडी के लिए, समझ में आएगा 3 4 5 बहुत से स्टार्टअप एक साथ उठे हुए हैं रेगुलेटरी बॉडीज के लिए, इस टाइम पे स्टार्ट हुए हैं। मैं याद करूं तो अभी 1 2 3 4 तो मैं ही याद कर सकता हूँ, इंक्लूडिंग राइटर, जो अभी 6 7 महीने में उठे। तो रीजन ऐसा नहीं है कि मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं थी दूसरों को ज्वाइन करने की। राइटेड में ज्वाइन करने का एक सबसे बड़ा रीजन यही था कि जिस तरीके से जो डेफिशिएंसी मैंने अपने लाइफ में फील की है कि यहाँ पे यार मुझे थोड़ा सा मेंटोरशिप पे कमी मुझे फील हुई अपने टाइम। क्योंकि सर रेगुलेटरी बॉडी के एग्जामिनेशंस को मैंने तब से देखा है जब उनका हाइप नहीं था। 20 21 22 में उतना हाइप नहीं था सर। 21 में आरबीआई लेकर आता था 235 300 तक वैकेंसीज लेकर आया ग्रेड बी के लिए, ओवरऑल बता रहा हूं, बाकी सारी स्ट्रीम्स को मिला के अभी लेकर आ रहा है। जितना हाइप बच्चों में अभी जितना ज्यादा हाइप क्रिएट हुआ है 50 से 60 वैकेंसीज के लिए, उतना तब 250 300 में नहीं देखा मैंने। और मजे की बात यह है सर कि यहाँ पे बच्चा इतना अच्छा कर सकता है। मेंटोरशिप की कमी जो मैंने फील की है उस टाइम में रहते हो, क्योंकि मैं ग्रास रूट लेवल पर था, मुझे देख के समझ में आता था। क्योंकि सर तब मैं मेंटोरशिप प्रोवाइड नहीं करता, मैं कंटेंट मैनेजर के प्रोफाइल में था। लेकिन जब सेशंस होते थे तो मैं वहां बैठता, प्रेजेंट रहता था कि बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है मेंटोर से, लेकिन कुछ कंटेंट का क्वेश्चन है तो मैं क्लियर करूंगा। तो वहां से सर तो राइटेड का ज्वाइन करने का सबसे बड़ा रीजन मेरा यही रहा है, आफ्टर 7 to 8 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, की जो एक मोटिव होता है ऑर्गेनाइजेशन का, सच में बच्चे को हेल्प करना है। कोचिंग बहुत सारे, हाँ ऐसा नहीं कि रेगुलेटरी की बात है, एसएससी ले लो, आरआरबी ले लो, यूपीएससी ले लो, कोचिंग बहुत सारे, लेकिन सच में बच्चों की नीड को जो एक फुलफिलमेंट प्रोवाइड करना कि हाँ ये बच्चे की नीड है। और ये सर मैंने देखा है कि नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन सर मैंने देखा है कि एक पदवी बैठ जाती है दिमाग में, को फाउंडर। सबको को फाउंडर बनना है आज की डेट में। लिंक्डइन में बहुत से को फाउंडर बैठे हैं, जिनके 4 लोग बैठे लेकिन को फाउंडर। लेकिन लिटरली सर इतना एक्सपीरियंस होने के बाद अगर कोई को फाउंडर इतने एक्सपीरियंस के बाद अगर आपसे 1-to-1 लेवल पे इतना कनेक्टेड है, तो शायद बच्चे को समझ भी नहीं आएगा, क्योंकि शायद वो एज अ मेंटोरशिप ले रहे हैं, उनको नहीं पता। लेकिन मैं 8 साल के एक्सपीरियंस के साथ मैं बैठा हूं, तो मुझे समझ में आता है कि एक को फाउंडर का इतने एक्सपीरियंस का बंदा बैठा है, अगर वो आपको मेंटोरशिप दे रहा है तो आप कितना आपके पास बेनिफिट आ रहा है। क्योंकि सर बच्चे को नहीं समझ में आएगा, वो शायद 1-2 साल से प्रिपेयर कर रहा है और उसको मतलब भी नहीं है इन चीजों से उतना। बट एज एन इनसाइडर 8 साल से काम कर रहा हूं, समझ में आता है कि यार इतना एक्सपीरियंस बंदा आपको 1-to-1 आपको मेंटोरशिप दे रहा है, बहुत बड़ी बात है। इतना अगर आप जाओगे ना शोबाजी में तो लग जाएंगे पैसे। यहाँ पे लोग बैठे हैं रिटायर 10,000 रुपए ले रहे हैं काउंसलिंग के लिए, और उसमें बंदे गाली देते हैं ग्रुप में आके कि यार ये क्या दे दिया यार भाई, पर पैसा बर्बाद, ये वो ऐसी सारी चीजें। मैं कोई पर्सनलाइज्ड बात नहीं है सर, मैं किसी को पर्सनली टारगेट नहीं कर रहा हूँ, इट जस्ट दिस इज व्हाट आई हैव रियलाइज्ड। और ये ऐसा नहीं कि सर अब तो मेरा है कि मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, मेरा कोई इसमें कोई वैसा नहीं है सेल्फिश रीजन ना कि यार मैं यहाँ से रेवेन्यू उठा रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं है। ये जेन्युइन है, ये जेन्युइन है मेरा फीडबैक, ये जेन्युइन फीडबैक है जो मैंने फील किया है इसीलिए। और जब मैं राइटेड में आया तब मेरा फेज 2 क्लियर नहीं था, मैं फेज 2 देने वाला था। तो ऐसा भी नहीं है कि मुझे पता था कि मेरा सिलेक्शन तो हो गया और मैं यहाँ पे आके ज्ञानबाजी करूंगा, कुछ नहीं था ऐसा। वहां पे प्योर इंटेंशन था कि एक मोटिव के साथ काम करना है, और जो मोटिव सच में दिखता है तो रिजल्ट में रिफ्लेक्ट हो जाता है। अगर आपका मोटिव अच्छा है, इंटेंट अच्छा है, सबको पता है क्वालिटी क्या हम प्रोवाइड कर रहे हैं। क्वालिटी की अगर किसी को है तो कोर्स में जाके देखिए, क्वालिटी पता चल जाएगी। मेन बात होती है इंटेंट की, कि क्वालिटी तो दे रहे लेकिन इंटेंट क्या है। ये नहीं कि क्वालिटी दे के भूल गए, इंटेंट क्या है सामने वालों का। तो सर वो मुझे दिख रही है, इसीलिए चलो अब तो मैं डिसकंटिन्यू करूंगा ऑर्गेनाइजेशन से आफ्टर गेटिंग सिलेक्टेड। अब तो ज्वाइनिंग हो जाएगी। लेकिन इफ एनीवन इज वाचिंग, तो मैं नहीं बात कर रहा हूं कि आप कोर्स खरीदो या कुछ भी करो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सही टाइम में लाइफ में एक मेंटोरशिप ले लो। सालों की मेहनत बच जाएगी, सालों का ट्रॉमा बच जाएगा। और एक मुझसे पूछो, एक फटीक भी आता है बच्चे के अंदर जब बैक टू बैक फेलियर्स देखता है बच्चा। मैंने बहुत देखी है लाइफ में, डिफेंस से लेके आरबीआई का इंटरव्यू, बहुत सी चीजें देख ली, ये बताने की बात नहीं है। लेकिन सही मेंटोरशिप ले लोगे तो एक ट्रॉमा होता है बच्चे का, एक एस्पायरेंट का जो एक इनसिक्योरिटी होती है, जो भी बोल लो, सबकी अपनी अपनी है। किसी को लाइफ में फोड़ना है, किसी को फैमिली का प्रेशर है, किसी को शादी करने के लिए फोड़ना है, सबका अपना टेंशन है। लेकिन बच जाएगा वो टाइम, बहुत अच्छा टाइम बच सकता है। चलो सर, आप थैंक यू। बस वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हाँ,